लगभग 13.5 बिलियन साल पहले मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस पैदा हुए। इसे बिग बैंग कहा जाता है। इन सब की कहानी को फिजिक्स कहते हैं। करीब 3 लाख साल बाद मैटर और एनर्जी मिलकर एटम्स बने। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बने। इनकी कहानी केमिस्ट्री कहलाती है। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले अर्थ पर कुछ मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिजम्स बने। ऑर्गेनिजम्स की कहानी बायोलॉजी है। करीब 70,000 साल पहले होमियो सैपियंस ने कल्चर बनाया और यहीं से हिस्ट्री शुरू हुई। हिस्ट्री को 3 रेवोल्यूशंस ने बदला। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने शुरुआत की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने स्पीड बढ़ाई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। यह बुक बताती है कि इन तीनों का इंसानों और बाकी जीवों पर क्या असर पड़ा। हिस्ट्री से पहले भी इंसान थे, करीब 2.5 मिलियन साल पहले, लेकिन वे खास नहीं थे। उनका नेचर पर वही असर था जो दूसरे जानवरों का होता है। अगर आप 2 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका जाते तो आज जैसे ही लोग दिखते। माँ बच्चों को गोद में लिए हुए, बच्चे मिट्टी में खेलते हुए, यंग लोग गुस्से में, ओल्ड लोग शांति चाहते हुए। वे प्यार करते थे, दोस्ती करते थे, पावर और स्टेटस के लिए लड़ते थे। लेकिन यही सब चिंपैंजीज और एलिफेंट भी करते हैं, तब वो कोई स्पेशल स्पीसीज नहीं थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी फ्यूचर जनरेशन मून पर जाएगी, एटम्स तोड़ेगी, डीएनए समझेगी और हिस्ट्री बुक्स लिखेगी। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस बहुत सिंपल जानवर थे, गोरिल्ला या जेलीफिश जैसे ही। बायोलॉजी में जीवों को स्पीसीज में बांटते हैं जो आपस में बच्चे पैदा कर सकें और बच्चे फर्टाइल हों, वो एक स्पीसीज होते हैं। हॉर्स और डोंकी दिखने में तो मिलते हैं, लेकिन उनका बच्चा म्यूल फर्टाइल होता है, मतलब वो और आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए वे अलग स्पीसीज हैं। डॉग की अलग अलग ब्रीड्स जैसे बुलडॉग और स्पेनियल दिखने में अलग है, फिर भी एक ही स्पीसीज है। उनके बच्चे आगे और बच्चे पैदा कर सकते हैं। कई स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, सब पैंथेरा जीनस में है। लायन को पैंथेरा लियो कहा जाता है। ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहते हैं। जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस। जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, जैसे कैट्स, डॉग, एलिफेंट। फैमिली का मतलब है सबका एक कॉमन एंसेस्टर। ह्यूमंस भी एक फैमिली से हैं, ग्रेट एप्स फैमिली से। हम अकेले नहीं हैं, हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं चिंपैंजीज, गोरिल्ला। चिंपैंजीज सबसे नजदीकी हैं। करीब 6 मिलियन साल पहले एक फीमेल एप से 2 डॉटर हुई। एक से चिंपैंजीज बने और दूसरे से हम। यही हमारी असली हिस्ट्री की जड़ है। होमो सैपियंस ने एक और बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखा है। हम सिर्फ अकेले ह्यूमन नहीं थे, पहले हमारे भाई बहन भी थे। आज हम खुद को एकमात्र ह्यूमन समझते हैं, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से सिर्फ हमारी स्पीसीज ही बची है। लेकिन ह्यूमन का मतलब है जीनस होमो का कोई भी एनिमल, और पहले होमो सेपियंस के अलावा कई और भी स्पीसीज थी। इसीलिए ऑथर होमो सेपियंस के लिए सेपियंस वर्ड यूज करते हैं और ह्यूमन वर्ड पूरे होमो जीनस के लिए रखते हैं। ह्यूमंस की शुरुआत ईस्ट अफ्रीका में करीब 2.5 मिलियन साल पहले हुई। ये ऑस्ट्रालोपिथिकस नाम के एप से बने। करीब 2 मिलियन साल पहले कुछ ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर गए। नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फैले। हर जगह एनवायरनमेंट अलग था, कहीं ठंड थी, कहीं गर्म जंगल। इसीलिए ह्यूमंस अलग अलग तरह इवॉल्व हुए और अलग स्पीसीज बने। यूरोप और वेस्ट एशिया में नियंदरथल्स बने। वे हमसे ज्यादा मजबूत और भारी थे और ठंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ईस्ट एशिया में होमो इरेक्टस रहा। वह लगभग 2 मिलियन साल तक जिंदा रहा। यह किसी भी ह्यूमन स्पीसीज का सबसे लंबा समय है। इंडोनेशिया में होमो सोलिनेसिस था, जो ट्रॉपिकल लाइफ के लिए ही बना था।
फ्लोर्स आइलैंड पर होमो फ्लोरेंसिस बना। वहां फूड कम था, बड़े लोग मरते गए, छोटे लोग सरवाइव हुए और धीरे धीरे वो डॉर्फ बन गए। उनकी हाइट सिर्फ 1 मीटर थी और वेट करीब 25 किलो। फिर भी वे स्टोन से टूल्स बनाते थे और छोटे एलिफेंट्स का शिकार भी करते थे। 2010 में साइबेरिया की डेनिसोवा केव से एक फिंगर बोन मिली। उससे नई स्पीसीज का पता चला और नाम रखा गया होमो डेनिसोवल। शायद अभी भी हमारे कई रिलेटिव्स धरती पर छुपे पड़े हैं। ईस्ट अफ्रीका में एवोल्यूशन रुका नहीं, वहां और नई स्पीसीज बनी, जैसे होमो रुडोलोफेंसिस, होमो इरेक्टर और आखिर में होमो सैपियंस। इनमें कुछ बहुत बड़े थे, कुछ बहुत छोटे, कुछ हंटर थे, कुछ प्लांट्स इकट्ठा करते थे, लेकिन सब होमोजीनस के थे, सब ह्यूमन थे। गलत सोच यह है कि एक स्पीसीज से ही दूसरी स्पीसीज बनी बिल्कुल सीधी लाइन में, बल्कि असल में ऐसा नहीं था। करीब 2 मिलियन से 10,000 साल पहले तक एक साथ कई ह्यूमन स्पीसीज जिंदा थी। आज जैसे फोक्स, बियर और पिग की कई स्पीसीज होती हैं, वैसे ही पहले ह्यूमंस की भी कई स्पीसीज थी। आज हमारा अकेला बच जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत अजीब बात है। और शायद यही वजह है हम अपने सिबलिंग्स को याद नहीं करना चाहते। सब ह्यूमन स्पीसीज में कई डिफरेंसेस थे, लेकिन कुछ बातें कॉमन थी। सबसे खास बात थी उनका बहुत बड़ा ब्रेन। दूसरे जानवरों के मुकाबले में ह्यूमन का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। 60 केजी के किसी भी मैमल का ब्रेन करीब 200 सीसी होता है, लेकिन 2.5 मिलियन साल पहले ही ह्यूमन का ब्रेन करीब 600 सीसी था, मतलब औरों के मुकाबले लगभग 3 गुना। आज के सेपियंस का ब्रेन 1200 से 1400 सीसी तक होता है। नियंदरथल्स का ब्रेन हमसे भी बड़ा था। हमें लगता है कि बड़ा ब्रेन मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस, और ज्यादा इंटेलिजेंस मतलब बेटर लाइफ, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद बिल्ली भी मैथ के सवाल हल कर रही होती। फिर सिर्फ होमोजीनस में ही इतना बड़ा ब्रेन क्यों बना? असल में बड़ा ब्रेन बॉडी पर भारी बोझ होता है, इसे चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का साइज सिर्फ 2 से 3% वेट का होता है, लेकिन रेस्ट की हालत में भी ये 25% एनर्जी खा जाता है। लेकिन एप्स में ब्रेन सिर्फ 8% एनर्जी लेता है। इसका मतलब ह्यूमंस को खाना ज्यादा ढूंढना पड़ता था और मसल्स कमजोर होती गई। एनर्जी मसल से हटकर ब्रेन में चली गई, जैसे गवर्नमेंट डिफेंस से पैसा हटाकर एजुकेशन में लगा दे। सवाना में सर्वाइवल के लिए यह हमेशा सेफ स्ट्रेटेजी नहीं थी। चिंपैंजीज बहस नहीं जीत सकता, लेकिन फाइट में ह्यूमन को फाड़ सकता है। आज हमारा ब्रेन काम आता है क्योंकि हमारे पास कार है और गन है, लेकिन ये बहुत ही रिसेंट की स्टोरी है। 2 मिलियन साल तक ह्यूमन का ब्रेन बढ़ता रहा, लेकिन टूल्स बहुत सिंपल थे, बस पत्थर के चाकू और स्टिक्स। फिर भी ब्रेन क्यों बढ़ता गया, ये हमें ठीक से नहीं पता। ह्यूमंस की दूसरी खास बात है सीधा चलना 2 पैरों पर। इससे दूर तक देख पाना आसान हुआ, हाथ फ्री हो गए, स्टोन फेंकना, सिग्नल देना और टूल्स बनाने के लिए। हाथों में नर्व्स और मसल्स बहुत फाइन हो गई, इससे ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स काम करने लगा। टूल्स बनाने के एविडेंस लगभग 2.5 मिलियन साल पुराने हैं। टूल यूज करने के तरीके से ही आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट ह्यूमंस की पहचान करते हैं। लेकिन अपराइट चलने की एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, बैक पेन और नेक पेन। वुमेन को ज्यादा नुकसान हुआ, हिप्स पतले हो गए और बेबीज का हेड बड़ा, चाइल्ड बर्थ डेंजरस हो गया। जो बेबी जल्दी पैदा होते थे उनकी जान बचने के चांस ज्यादा थे, इसलिए ह्यूमंस प्री मैच्योर पैदा होने लगे। जानवरों के बच्चे जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बेबी बहुत वीक होता है, सालों तक केयर चाहिए। इसलिए एक माँ अकेले सब कुछ नहीं कर सकती थी, फैमिली और ग्रुप की जरूरत पड़ी। यहीं से स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड बना। एक बच्चे को पालने के लिए पूरा ट्राइब चाहिए। ह्यूमन बेबीज अधूरे पैदा होते हैं, इसीलिए उन्हें शेप किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, किसी और कंडीशन में ढाला जा सकता है। इसीलिए हम बच्चों को रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स और बिहेवियर सब सिखा पाते हैं। यही ह्यूमन सोसाइटी की सबसे बड़ी ताकत है।
हम मानते हैं कि बड़ा ब्रेन, टूल का यूज, तेज लर्निंग और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बहुत बड़े एडवांटेज है। इसलिए इंसान धरती का सबसे पावरफुल एनिमल बना। लेकिन सच यह है कि ये सब होने के बाद भी करीब 2 मिलियन साल तक ह्यूमंस कमजोर ही रहे। वे हमेशा डर में जीते रहे। 1 मिलियन साल पहले के ह्यूमंस बड़े ब्रेन और शार्प टूल्स के बाद भी बड़े जानवरों का शिकार बहुत कम कर पाते थे। ज्यादातर वे प्लांट, इंसेक्ट और छोटे एनिमल्स और मरे हुए जानवरों के बचे हिस्से खाते थे। स्टोन टूल्स का एक बड़ा यूज था हड्डियां तोड़कर अंदर का मैरो निकालना। मान लो शेर ने जिराफ मारा, पहले शेर खाएंगे, फिर हाइना और जैकल्स आएंगे। उनके जाने के बाद ह्यूमंस डरते डरते पास जाएंगे और जो बचा है उसे खाएंगे। यही हमारी साइकोलॉजी की जड़ है। ह्यूमंस फूड चेन में बीच में थे, ना सबसे ऊपर ना सबसे नीचे। 4 लाख साल पहले ह्यूमंस ने बड़े जानवरों का रेगुलर शिकार शुरू किया और सिर्फ 1 लाख साल पहले तक सेपियंस फूड चेन के टॉप पर पहुंचा। ये जंप बहुत फास्ट था। बाकी जानवर टॉप पर धीरे धीरे पहुंचे, इससे नेचुरल बैलेंस बना रहा। लेकिन ह्यूमंस इतनी जल्दी ऊपर पहुंचे कि इकोसिस्टम एडजस्ट ही नहीं कर पाया। टॉप प्रीडेटर जैसे लायन, शार्क्स कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन सेपियंस आज भी इनसिक्योर है। हम पहले अंडरडॉग थे, इसलिए डर और एंजाइटी आज भी है। यही हमें ज्यादा क्रूअल और डेंजरस बनाता है। कई वार्स और इकोलॉजिकल डिजास्टर इसी जल्दी जंप का रिजल्ट है। अब आती है आग। आग ने ह्यूमन की रेस बदल दी। 8 लाख साल पहले आग का कभी कभी यूज हुआ। 3 लाख साल पहले डेली यूज शुरू हुआ। आग से लाइट और गर्मी मिली और प्रीडेटर से डिफेंस भी। आग से ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट भी बदला। जंगल जलाकर ग्रासलैंड बनाया, शिकार आसान हुआ। आग का सबसे बड़ा गिफ्ट था कुकिंग। व्हीट, राइस, पोटैटोज जो कच्चे नहीं खाए जा सकते थे, कुक्ड होकर अच्छे फूड बने। कुकिंग से जर्म्स और पैरासाइट्स मर गए। फूड डाइजेस्ट करना आसान हुआ। चिंपैंजीज दिन में 5 घंटे चबाता है, जबकि ह्यूमंस पका हुआ खाना सिर्फ 1 घंटे में ही चबा लेते हैं। कुकिंग से टीथ छोटे हुए, इंटेस्टाइन्स छोटी हुई। शॉर्ट इंटेस्टाइन्स ने एनर्जी बचाई और वही एनर्जी ब्रेन को मिलने लगी। इससे ब्रेन और बड़ा हुआ। आग ने ह्यूमन और एनिमल्स में एक बहुत बड़ा फर्क बनाया। एनिमल्स की पावर उनके शरीर तक लिमिटेड थी, टीथ, विंग्स और मसल्स तक। लेकिन आग बॉडी से इंडिपेंडेंट पावर थी। एक अकेली वुमेन भी आग से पूरा जंगल जला सकती थी। यही सिग्नल था कि ह्यूमंस अब नेचर को कंट्रोल करने वाला है। आग के फायदे होने के बाद भी 1.5 लाख साल पहले ह्यूमंस अभी भी बहुत मार्जिनल थे। वे शेर को भगा सकते थे, ठंड में खुद को गर्म रख सकते थे और कभी कभी जंगल जला सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। इंडोनेशिया से लेकर स्पेन तक सभी स्पीशीज मिलाकर शायद सिर्फ 10 लाख ह्यूमंस थे। नेचर के लिए लगभग इनविजिबल थे। होमो सैपियंस तब तक आ चुका था, लेकिन वह अफ्रीका के एक कोने में शांत सा रहता था। कोई खास रोल नहीं था। साइंटिस्ट मानते हैं कि करीब 1.5 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में सेपियंस बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे। अगर आज कोई मोर्ग में आ जाए तो डॉक्टर को कोई फर्क न दिखे। आग की वजह से उनके टीथ और जॉस छोटे थे, लेकिन ब्रेन उतना ही बड़ा जितना आज हमारा है। करीब 70,000 साल पहले सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, अरेबियन पेनिसुला पहुंचे और वहां से पूरे यूरेशिया में फैल गए। लेकिन तब यूरेशिया खाली नहीं था, वहां पहले से दूसरे ह्यूमंस रहते थे। तो सवाल उठता है कि उनका क्या हुआ। इस पर 2 थ्योरीज हैं। पहली है इंटरब्रीडिंग थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि सेपियंस ने दूसरे ह्यूमन से शादी रिश्ते बनाए, उनसे बच्चे हुए और आज उन्हीं का मिक्स हम लोग हैं। जब सेपियंस यूरोप पहुंचे तो नियंदरथल से मिले। नियंदरथल्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका ब्रेन भी बड़ा था। वे ठंड में रहने के एक्सपर्ट थे, आग और टूल्स का यूज करते थे, बीमारों की केयर भी करते थे। आज इंटरब्रीडिंग थ्योरी सही है तो आज के यूरोपियंस प्योर सेपियंस नहीं है, वे सेपियंस प्लस नियंदरथल्स का मिक्स है। इसी तरह ईस्ट एशिया में
सेपियंस होमो इरेक्टस से मिले तो चाइनीज और कोरियंस सेपियंस और इरेक्टस का मिक्स है। दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि सेपियंस और बाकी ह्यूमंस आपस में मिक्स नहीं हुए। उनके शरीर, हैबिट और शायद स्मेल भी अलग थे, इसीलिए अट्रैक्शन नहीं हुआ। और अगर अट्रैक्शन हुआ भी तो फर्टाइल बच्चे नहीं हो सकते थे। जेनेटिक गैप बहुत बड़ा था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेपियंस से बाकी स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया, या तो वो खुद खत्म हो गए या मारे गए। उनके जीन्स भी साथ ही खत्म हो गए। अगर यह थ्योरी सही है तो आज के सारे ह्यूमंस एक ही जगह से आए हैं, ईस्ट अफ्रीका से 70,000 साल पहले। मतलब हम सब प्योर सेपियंस हैं। इस डिबेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एवोल्यूशन के हिसाब से 70,000 साल बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट थ्योरी सही है तो आज के सारे ह्यूमंस लगभग एक जैसे जीन्स रखते हैं। रेस का फर्क बहुत छोटा है। लेकिन अगर इंटरब्रीडिंग थ्योरी सही है तो अफ्रीकन्स, यूरोपियंस और एशियंस में जेनेटिक डिफरेंसेस लाखों साल पुराने हो सकते हैं। और यही सोच पॉलिटिकल बहुत डेंजरस है। लंबे समय तक रिप्लेसमेंट थ्योरी को ही सही माना गया क्योंकि उसके पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ज्यादा थे और रेसिज्म जैसे इशू से बचाव भी होता था। लेकिन 2010 में सब बदल गया। निएंडरथाल्स का जीनोम मैप किया गया और उसे मॉडर्न ह्यूमन के डीएनए से कंपेयर किया गया। रिजल्ट शॉकिंग थे। मिड ईस्ट और यूरोप के लोगों में 1 से 4% डीएनए निएंडरथाल का निकला। थोड़े समय बाद डेनिसोवा के फोसिल से डीएनए निकाला गया और पाया गया मलेशियंस और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में करीब 6% डीएनए डेनिसोवन का है। मतलब इंटरब्रीडिंग थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिप्लेसमेंट थ्योरी पूरी तरह गलत हो गई क्योंकि डीएनए बहुत कम मात्रा में मिला। ऐसा नहीं हुआ कि दो स्पीसीज आपस में पूरी तरह मर्ज हो गई हों। कॉन्टैक्ट्स बहुत रेयर रहे होंगे लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, सेपियंस, निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस एक ही स्पीसीज थे या अलग अलग? वे हॉर्सेस और डोंकी जैसे पूरी तरह अलग नहीं थे और बुलडॉग स्पाइनल जैसे पूरी तरह एक भी नहीं थे। बायोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बीच में ग्रे एरिया होता है। हर दो स्पीसीज जो आज अलग हैं कभी एक ही स्पीसीज थी और फिर धीरे धीरे अलग होती गई। हर दो स्पीसीज जो आज अलग हैं कभी एक ही स्पीसीज थी, फिर धीरे धीरे अलग होती गई। एक समय ऐसा आता है जो वे अलग भी होती हैं और कभी कभी फर्टाइल बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। लगभग 50,000 ईयर पहले सेपियन, निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस उसी स्टेज पर थे। लगभग अलग स्पीसीज लेकिन पूरी तरह नहीं। वे बॉडी और ब्रेन में काफी अलग थे, फिर भी रेयर केस में उनके बीच बच्चे हो सकते थे। इसीलिए पॉपुलेशन मर्ज नहीं हुई, लेकिन कुछ निएंडरथाल जीन्स सेपियंस में आ गए। यह सोचना थोड़ा अजीब भी है और एक्साइटिंग भी कि कभी हम दूसरे ह्यूमन स्पीसीज से बच्चे पैदा कर सकते थे। अगर निएंडरथाल्स, डेनिसोवंस और बाकी ह्यूमन स्पीसीज सेपियंस में मर्ज नहीं हुई तो वे फिर खत्म कैसे हो गई? एक पॉसिबिलिटी यह है कि होमो सेपियंस ने उन्हें धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल दिया। मान लो कोई सेपियंस ग्रुप किसी वैली में पहुंचा जहां निएंडरथाल्स रहते थे। वहां वही डियर, नट्स और बेरीज थे जो निएंडरथाल्स खाते थे। लेकिन सेपियंस के पास बेटर टूल थे, बेटर प्लानिंग थी और सोशल स्किल्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए वे ज्यादा एफिशिएंटली हंट और गैदर करने लगे। उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। निएंडरथाल्स के लिए खाना ढूंढना मुश्किल होता गया। उनके नंबर्स कम होते गए और धीरे धीरे वो खत्म हो गए। शायद कुछ लोग सेपियंस के साथ मिल भी गए हों। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी डरावनी है। कंपटीशन हिंसा में बदला और जेनोसाइड हुआ। सेपियंस टॉलरेंस के लिए ज्यादा फेमस नहीं है। आज भी स्किन कलर, लैंग्वेज या रिलीजन के फर्क पर इंसान इंसान को मार देता है। तो सोचो, पूरी तरह अलग ह्यूमन स्पीसीज को देखकर एंशिएंट सेपियंस कितने टॉलरेट रहे होंगे। हो सकता है निएंडरथाल्स के साथ हिस्ट्री का पहला एथनिक क्लेंजिंग हुआ हो। जो भी हुआ हो, यह एक बहुत बड़ा
इफ और बट है। अगर आज नियंत्रथल होते तो दुनिया कैसी होती? क्या अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं? रिलीजन कैसे बनते? क्या सभी स्पीसीज को स्वर्ग का हक मिलता? क्या नियंत्रथल्स रोमन आर्मी में होते या चाइना की ब्यूरोक्रेसी में? क्या सभी ह्यूमंस इक्वल का मतलब जीनस होमो के सब मेंबर से होता है? इससे हमें लगता है कि हम क्रिएशन की सबसे ऊंची चीज है और एनिमल से हमारा बहुत बड़ा गैप है। जब डार्विन ने कहा कि ह्यूमंस भी एनिमल है तो लोग गुस्सा हो गए थे। आज भी कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। अगर नियंदरथल्स आज होते तो शायद हम खुद को इतना स्पेशल ना मानते। शायद यही वजह थी कि हमारे एंसेस्टर ने उन्हें खत्म कर दिया। वे बहुत ज्यादा हमारे जैसे थे और फिर भी बहुत अलग। जहां जहां सेपियंस पहुंचे वहां लोकल ह्यूमंस खत्म होते गए। होमो सोलिनिसिस करीब 50,000 साल पहले खत्म हुआ। डेनिसोवंस उसके बाद, नियंदरथल्स करीब 30,000 साल पहले, फ्लोर्स के डवार्स ह्यूमन के करीब 12,000 साल पहले खत्म हो गए। वे छोड़ गए कुछ बोन्स, कुछ स्टोन टूल, थोड़े से जीन्स और बहुत सारे सवाल, और छोड़ गए हमें होमो सेपियंस, आखिरी ह्यूमन स्पीसीज को। अब सवाल है, सेपियंस का सीक्रेट क्या था? कैसे हम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गए? कैसे हमने बाकी सभी ह्यूमन स्पीसीज को खत्म कर दिया? नियंदरथल्स स्ट्रॉन्ग थे, स्मार्ट थे, कोल्ड प्रूफ थे, फिर भी वे टिक नहीं पाए। सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर यही है, हमारी यूनिक लैंग्वेज। यही हमारी असली ताकत थी। चैप्टर 2, द ट्री ऑफ नॉलेज। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सेपियंस 1,50,000 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में थे, लेकिन पूरी अर्थ पर फैलना और बाकी ह्यूमन स्पीसीज को हटाना करीब 70,000 ईयर पहले शुरू हुआ। उससे पहले के सेपियंस दिखने में हमारे जैसे थे, उनका ब्रेन भी उतना ही बड़ा था, फिर भी वे कोई खास एडवांटेज नहीं दिखा पाए। उनके टूल्स ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे और न ही उन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट की। पहली बार जब सेपियंस और नियंदरथल आमने सामने आए तो जीत नियंदरथल की हुई। करीब 1 लाख ईयर पहले सेपियंस मिडल ईस्ट पहुंचे, लेकिन वह नियंदरथल्स का इलाका था और सेपियंस वहां टिक नहीं पाए। शायद क्लाइमेट हार्श रहा होगा, शायद लोकल डिसीजेस थी, या शायद नियंदरथल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जो भी कारण रहा हो, सेपियंस वापस लौट गए। इससे स्कॉलर्स को लगा कि उन सेपियंस का ब्रेन अंदर से हमारे जैसा नहीं था। बॉडी सेम थी लेकिन थिंकिंग अलग थी। उनकी लर्निंग, मेमोरी और कम्युनिकेशन हमसे कमजोर था। हम उनके साथ न तो लैंग्वेज शेयर कर पाते, न आइडियाज, और वे भी हमारी बात नहीं समझ पाते। फिर करीब 70,000 ईयर पहले सब कुछ बदल गया। सेपियंस अफ्रीका से दूसरी बार बाहर निकले और इस बार वे रुके नहीं। उन्होंने नियंदरथल्स को मिडल ईस्ट से भी हटाया और धीरे धीरे पूरी धरती से। बहुत कम समय में वे यूरोप और ईस्ट एशिया पहुंच गए। करीब 45,000 ईयर पहले समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए। 70,000 से 30,000 ईयर के बीच बहुत बड़ी इनोवेशंस हुई। बोट्स बनी, ऑयल लैंप बने, बो और एरो आए, नीडल्स बनी ताकि वार्म कपड़े सिल सके। इसी समय पहली बार आर्ट दिखी, रिलीजन के संकेत मिले, ट्रेड शुरू हुई और सोसाइटी में क्लास डिफरेंसेस भी दिखे। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह सब एक बड़ी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का रिजल्ट था। इस दौर के सेपियंस हम जैसे इंटेलिजेंट थे, क्रिएटिव थे और सेंसिटिव भी। अगर हम उनसे मिलते तो उनकी लैंग्वेज सीख सकते थे और वो हमारी। हम उन्हें एलिस इन वंडरलैंड से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक समझा सकते थे और वे हमें अपनी दुनिया की सोच सिखाते। 70,000 से 30,000 ईयर के बीच सोचने और बोलने का तरीका पूरी तरह बदल गया। इसी को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। यह क्यों हुआ, यह कोई नहीं जानता। सबसे कॉमन थ्योरी यह है कि डीएनए में एक रैंडम म्यूटेशन हुआ जिसने ब्रेन की वायरिंग बदल दी। इस म्यूटेशन को ट्री ऑफ नॉलेज म्यूटेशन कहा जाता है। यह नियंदरथल्स में नहीं हुआ, सिर्फ सेपियंस में क्यों हुआ? शायद प्योर बाय चांस से। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि यह क्यों हुआ। असली सवाल यह है कि सेपियंस की नई लैंग्वेज में ऐसा
क्या खास था कि उसने हमें पूरी दुनिया का रूलर बना दिया। यह लैंग्वेज पहली लैंग्वेज नहीं थी। हर एनिमल की अपनी लैंग्वेज होती है। बीज और आंट्स भी फूड की लोकेशन बताने में एक्सपर्ट हैं। यह पहली वोकल लैंग्वेज भी नहीं थे। मंकी, एप्स, वेल्स, एलिफेंट सब आवाज से बात करते हैं। ग्रीन मंकीज के अलग अलग कॉल्स होते हैं। एक कॉल का मतलब होता है सावधान, ईगल है। दूसरी कॉल का मतलब है सावधान, लोयन है। जब साइंटिस्ट ने ईगल वाला साउंड चलाया तो मंकीज ऊपर देखने लगे। लोयन वाला साउंड चलाया तो वे जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। सेपियंस ज्यादा साउंड बना सकते हैं, लेकिन पैरेट्स भी काफी कुछ बोल सकते हैं। पैरेट वही बोल सकता है जो आइंस्टाइन बोल सकता था, इसीलिए फर्क आवाज में नहीं था। तो फिर हमारी लैंग्वेज में स्पेशल क्या था? सबसे बड़ा आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। हम लिमिटेड साउंड से इनफिनाइट सेंटेंस बना सकते हैं। हर सेंटेंस का अलग मीनिंग होता है। मंकी सिर्फ कह सकता है सावधान, लॉयन है, लेकिन ह्यूमंस कह सकता है आज सुबह नदी के मोड़ पर मैंने एक लॉयन देखा जो बाइसन के ग्रुप का पीछा कर रहा था। वह लोकेशन भी बता सकता है, रास्ते भी समझा सकता है, फिर ग्रुप मिलकर डिसाइड कर सकता है कि शिकार करना है या नहीं। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज गॉसिप के लिए बनी। ह्यूमन असल में सोशल एनिमल है, सर्वाइवल कोऑपरेशन से होता है। लोयन कहाँ है यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जानना है कि कौन किससे नाराज है, कौन किस पर भरोसेमंद है, कौन धोखा देता है। 50 लोगों के ग्रुप में 1200 से ज्यादा रिलेशनशिप्स होती हैं। इन्हें समझना बहुत मुश्किल काम है। एप्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन गॉसिप्स अच्छे से नहीं कर पाते। निएंडरथाल्स और पुराने सेपियंस भी शायद इसमें वीक थे। करीब 70,000 साल पहले सेपियंस ने गॉसिप करना सीख लिया। घंटों तक बातें कर सकते थे। इससे ट्रस्ट बना, ग्रुप्स बड़े होने लगे, कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। यह थ्योरी मजाक जैसी लगती है, लेकिन रिसर्च इसे सपोर्ट करती है। आज भी हमारी ज्यादातर बातें गॉसिप ही होती हैं। ईमेल, कॉल्स, न्यू कॉलम तक में अधिकतर गॉसिप होता है। प्रोफेसर लंच में वर्ल्ड वॉर से ज्यादा पर्सनल बातें करते हैं। साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंसिस में क्वार्क से ज्यादा कोलिग्स की बातें करते हैं। गॉसिप अक्सर गलत कामों पर होती है, कौन चीट कर रहा है, कौन मिसयूज कर रहा है। इस तरह गॉसिप सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करती है। सबसे ज्यादा चांस यही है कि गॉसिप थ्योरी भी सही है और नदी के पास लायन है वाली थ्योरी भी। लेकिन हमारी लैंग्वेज की सबसे खास बात यह नहीं है। असली खास बात यह है कि हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेपियंस ही ऐसे हैं जो उन बातों पर यकीन कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा, छुआ या सूंघा नहीं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद लेजेंड्स, मिथ, गॉड्स और रिलीजन्स आए। पहले कोई कह सकता था सावधान, लोयन है। अब सेपियन कह सकता है लोयन हमारी ट्राइब की गार्जियन स्पिरिट है। यह फिक्शन बोलने की एबिलिटी हमारी लैंग्वेज की सबसे यूनिक ताकत है। मंकी को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि मरने के बाद उसे मंकी हेवन में इन्फिनाइट केले मिलेंगे, लेकिन इंसान ऐसी बातों पर यकीन कर सकता है। पहली नजर में कि फिक्शन बेकार है, क्योंकि फेरीज और यूनिकॉर्न ढूंढने वाला शायद मशरूम ढूंढने वाले से कम सरवाइव करेगा। लेकिन फिक्शन ने हमें सिर्फ इमेजिन करना नहीं सिखाया, उसने हमें साथ मिलकर इमेजिन करना सिखाया। हम कॉमन मिथ बना सकते हैं, जैसे बाइबल की क्रिएशन स्टोरी, एबोरिजिनल लोगों की ड्रीम टाइम स्टोरीज या मॉडर्न नेशन के नेशनल मिथ्स। इन मिथ की वजह से सेपियंस बड़ी संख्या में एक साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। एंट्स और बीज भी बड़ी संख्या में काम करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम रिज्ड होता है और सिर्फ अपने रिलेटिव्स के साथ। वोल्स और चिंपैंजीज थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन सिर्फ छोटे ग्रुप में और उन्हीं के साथ जिनसे वे पर्सनली जानते हैं। सेपियंस हजारों स्ट्रेंजर के साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम दुनिया पर राज करते हैं। आप चिंपैंजीज की सोसाइटी समझते हैं। चिंपैंजी छोटे ग्रुप में रहते हैं, करीब 20 से 50 मेंबर। उनका लीडर होता है अल्फा मेल। बाकी लोग झुककर और आवाज निकालकर उसकी अथॉरिटी मानते हैं। अल्फा मेल झगड़े रोकता है, लेकिन कई बार खुद के लिए बेस्ट फूड भी रखता है। अल्फा मेल बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं होती, कोलेशन बनाना पड़ता है। कोलेशन का मतलब है सपोर्टर का ग्रुप, मेल और फीमेल दोनों।
ये टाइज बनती है डेली कॉन्टेक्ट से, हगिंग, टचिंग, ग्रूमिंग और फेवर से। जैसे पॉलिटिशियन हैंडशेक और बेबीज को किस करते हैं, वैसे चिंपैंजीज सोशल बॉन्डिंग करते हैं। अल्फा वही बनता है जिसकी कोलेशन मजबूत हो, लेकिन इस सिस्टम की लिमिट है। ग्रुप के हर एक मेंबर को दूसरे को पर्सनली जानना पड़ता है। जो चिंपैंजीज कभी मिले ही नहीं, वे एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। 20 से 50 नॉर्मल साइज है और 100 से ऊपर तो रेयर ही होता है। अगर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए तो टूट जाता है और नया ग्रुप बनता है। अलग अलग ग्रुप आमतौर पर कोऑपरेट नहीं करते, वे टेरिटरी और फूड के लिए आपस में लड़ते हैं। साइंटिस्ट ने ग्रुप के बीच लड़ाइयां देखी हैं, यहाँ तक कि एक केस में पूरी नेबरिंग ट्रूप को ही खत्म कर दिया गया। यही फर्क है चिंपैंजीज और सेपियंस में। वे रियलिटी पर बेस्ड कोऑपरेशन करते हैं, हम फिक्शन पर बेस्ड कोऑपरेशन भी कर सकते हैं। शुरुआती ह्यूमंस की सोशल लाइफ लगभग चिंपैंजी जैसी थी। वे फ्रेंडशिप बनाते थे, हायरार्की होती थी, मिलकर शिकार करते और लड़ते भी थे। लेकिन यह सिस्टम सिर्फ छोटे ग्रुप्स के लिए काम करता था। ग्रुप बड़ा होता तो ऑर्डर बिगड़ जाता और बैंड टूट जाता। मान लो कोई वैली 500 लोगों को खिला सकती है, फिर भी 500 स्ट्रेंजर एक साथ नहीं रह सकते। कौन लीडर बने, कौन शिकार करे, कौन किससे शादी करे, इन सवालों पर झगड़े तय थे। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद गॉसिप से ग्रुप्स बड़े हुए और स्टेबल भी बने, लेकिन गॉसिप्स की भी लिमिट है। रिसर्च बताती है कि गॉसिप से जुड़ा नेचुरल ग्रुप साइज करीब 150 लोगों तक का हो सकता है। 150 से ज्यादा लोगों को कोई इंसान ना ठीक से जान सकता और ना ठीक से गॉसिप कर सकता। आज भी यही नंबर काम करता है। 150 से नीचे ग्रुप बिना लॉ और टाइट्स के चल जाते हैं। 30 सोल्जर की प्लेटून या 100 सोल्जर की कंपनी पर्सनल रिलेशन से चल जाती है। एक रिस्पेक्टेड सार्जेंट ऑफिसर्स पर असर डाल सकता है। छोटा फैमिली बिजनेस सीईओ और बोर्ड के बिना भी चल सकता है, लेकिन 150 से ऊपर जाते ही यह सिस्टम टूट जाता है। हजारों सोल्जर्स की आर्मी ऐसे नहीं चल सकती। फैमिली बिजनेस बड़ा होते ही क्राइसिस में आ जाता है, अगर बदल न पाए तो बंद हो जाता है। तो सवाल है, सेपियंस ने यह लिमिट तोड़ी कैसे? सिटीज कैसे बनी, अंपायर कैसे बने जिनमें करोड़ों लोग रहते हैं? आंसर है फिक्शन। स्ट्रेंजर्स कॉमन स्टोरीज पर भरोसा करके साथ काम कर सकते हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन मिथ पर टिकी होती है। चर्च रिलीजियस मिथ पर, स्टेट नेशनल मिथ पर, कोर्ट लीगल मिथ पर। 2 स्ट्रेंजर क्रूसेड पर जा सकते हैं क्योंकि वे गॉड की स्टोरी को मानते हैं। 2 सबs एक दूसरे के लिए मर सकते हैं क्योंकि वे नेशन और फ्लैग मानते हैं। 2 लॉयर किसी स्ट्रेंजर को बचा सकते हैं क्योंकि वे लॉ, जस्टिस और फीस पर भरोसा करते हैं। लेकिन गॉड, नेशंस, मनी, राइट, लॉ ये सब रियल वर्ल्ड में नहीं है। ये सिर्फ हमारी शेयर्ड इमेजिनेशन में है। हमें लगता है कि प्रिमिटिव लोग घोस्ट में मानते हैं, लेकिन मॉडर्न दुनिया भी उसी तरह स्टोरीज पर चलती है। बिजनेस कॉर्पोरेशन भी एक तरह का मैजिक है। मॉडर्न लॉयर और बिजनेसमैन आज के शैमन्स हैं। इसे समझने के लिए फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी पिजोट का एग्जाम्पल देखते हैं। पिजोट का लोगो आज पूरी दुनिया में दिखता है। कभी एक छोटा फैमिली बिजनेस था, आज करीब 2 लाख एम्प्लॉइज हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर भी कंपनी हर साल 15 लाख से ज्यादा कार बनाती है और अरबों यूरोस कमाती है। लेकिन असल में पिजोट है क्या? कार्स कंपनी नहीं है, फैक्ट्रीज भी कंपनी नहीं है, एम्प्लॉइज भी कंपनी नहीं है। अगर सारे वर्कर मर जाएं, फैक्ट्रीज टूट जाएं, तब भी पिजोट खत्म नहीं होगा। वह लोन ले सकता है, नए लोग रख सकता है, नई फैक्ट्रीज बना सकता है। मैनेजर्स बदल जाएं, शेयर बिक जाएं, फिर भी वह कंपनी रहती है। क्यों? क्योंकि पिजोट एक कहानी है, एक शेयर्ड बिलीफ है, और यही बिलीफ हजारों स्ट्रेंजर्स को एक साथ काम करने देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिजोट हमेशा के लिए अमर है। अगर कोई जज कह दे कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो फैक्ट्रीज खड़ी रहेंगी, वर्कर, मैनेजर और शेयर होल्डर जिंदा रहेंगे, लेकिन पिजोट कंपनी उसी पल गायब हो जाएगी। मतलब पिजोट का फिजिकल दुनिया से सीधा कनेक्शन नहीं है। पिजोट हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन की एक रचना है। लॉयर इसे लीगल फिक्शन कहते हैं। इसे आप छू नहीं सकते,
यह कोई फिजिकल चीज नहीं है, फिर भी ये लॉ की एक रियल एंटिटी है। यह बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टी रख सकती है, टैक्स देती है, केस झेल सकती है और कोर्ट में सजा भी पा सकती है। पीजोट एक खास तरह की लीगल फिक्शन है जिसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यह इंसानी हिस्ट्री की सबसे स्मार्ट इनोवेशंस में से एक है। पहले ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में बिजनेस और आदमी एक ही होते थे। अगर जीन नाम का आदमी फ्रांस में वर्कशॉप खोलता तो वही बिजनेस होता। उसकी बनाई गाड़ी खराब होती तो केस उसी पर होता। उसने लोन लिया होता और बिजनेस फेल हो जाता तो उसे अपना घर, जमीन, गाय सब बेचना पड़ता। यहां तक कि उसके बच्चों तक को बेचने की नौबत आ सकती थी। मतलब पूरा रिस्क एक इंसान के सिर पर। इसलिए लोग बिजनेस शुरू करने से डरते थे। रिस्क लेना बहुत खतरनाक था। तभी ह्यूमंस ने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की स्टोरी बनाई। अब कंपनी एक अलग लीगल व्यक्ति बन गई। ओनर से अलग, मैनेजर से अलग। कंपनी पर केस होगा, इंसान पर नहीं। आज हमारी इकोनॉमी इन्हीं कंपनीज पर चलती है और हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ स्टोरीज हैं। अमेरिका में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कॉरपोरेशन कहते हैं। यह फनी है क्योंकि कॉरपोरेशन शब्द कॉर्पस से आया है जिसका मतलब होता है बॉडी, और कंपनी के पास तो कोई बॉडी ही नहीं होती। फिर भी लोग उसे इंसान की तरह ट्रीट करता है। 1896 में आर्मैंड पिजेट ने एक कार बिजनेस शुरू किया। उसने एक लिमिटेड कंपनी बनाई और नाम रखा पिजोट। अब अगर कार खराब होती तो केस कंपनी पर होता, आर्म्ड पिजोट पर नहीं। कंपनी ने लोन लिया तो डेप्ट कंपनी का था, आर्म्ड का नहीं। आर्म्ड 1915 में मर गया, लेकिन पिजोट कंपनी आज भी जिंदा है। अब सवाल है, एक आदमी ने कंपनी कैसे बनाई? बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमानों में प्रीस्ट ने गॉड बनाए, स्टोरी सुनाकर और लोगों को उस पर बिलीव करवाकर। चर्च में प्रीस्ट कहता था यह ब्रेड अब गॉड का बॉडी है और लोग मान लेते थे। वैसे ही आर्म्ड पिजोट ने कहानी बनाई कि पिजोट एक अलग एंटिटी है। लोगों ने उस कहानी पर यकीन कर लिया। यही है फिक्शन की ताकत, यही है सेपियंस की असली पावर। पिजोट के केस में सबसे बड़ी स्टोरी थी फ्रेंच लीगल कोड। फ्रेंच पार्लियामेंट ने तय किया कि अगर लॉयर सही रूल फॉलो करे, सही पेपर भरे, सही वर्ड्स लिखे और सिग्नेचर कर दे तो बस एक नई कंपनी पैदा हो जाती है। 1896 में आर्म्ड पिजोट ने लॉयर को पैसे दिए। लॉयर ने सारे रिचुअल पूरे कर दिए और लोगों ने मान लिया कि पिजोट सच में एग्जिस्ट करती है। स्टोरी बनाना आसान है, सबको उस पर बिलीव करवाना बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री का बड़ा हिस्सा यही घूमता है, लोगों को कैसे मनाया जाए कि गॉड, नेशन या कंपनी जैसी स्टोरीज पर यकीन करे। जब यह हो जाता तो सेपियंस को जबरदस्त ताकत मिलती है, क्योंकि लाखों स्ट्रेंजर्स अब एक साथ काम कर सकते हैं। सोचो, अगर हम सिर्फ रिवर्स, ट्रीज और लॉयन की ही बात करते तो स्टेट, चर्चिस और लॉज बन ही नहीं पाते। समय के साथ स्टोरीज का एक बड़ा नेटवर्क बन गया। इसी नेटवर्क में पिजोट जैसी बहुत पावरफुल कंपनीज बन गई। एकेडमिक्स इन्हें कहते हैं फिक्शंस, सोशल कंस्ट्रक्ट या इमेजिन रियलिटी। इमेजिन रियलिटी झूठ नहीं होती। झूठ तब होता है जब मुझे पता हो कि रिवर के पास लोयन नहीं है और फिर भी मैं कहूं कि लोयन है। एनिमल्स भी झूठ बोलते हैं। ग्रीन मंकी फेक अलार्म देकर केले चुरा सकता है, लेकिन इमेजिन रियलिटी अलग है। इसमें सब लोग साथ मिलकर एक ही बात पर बिलीव करते हैं और जब तक यह बिलीफ रहता है वह चीज रियल पावर रखती है। स्टेडल केव का स्कल्पचर सच में लोयन मैन स्पिरिट में बिलीव करता होगा। आज मिलीनियर्स पैसे में बिलीव करते हैं, एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट में बिलीव करते हैं। 2011 में यूनाइटेड नेशन ने लीबिया से कहा ह्यूमन राइट्स मानो। कोई झूठ नहीं बोल रहा था, भले ही यूनाइटेड नेशन, लीबिया और ह्यूमन राइट्स सब इमेजिन्ड हो। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद हम दो दुनिया में जी रहे हैं। एक रियल दुनिया, रिवर्स, ट्रीज, लॉयन, और दूसरी है इमेजिन्ड दुनिया, गॉड, नेशन, कंपनीज। धीरे धीरे इमेजिन्ड दुनिया और पावरफुल हो गई। आज रिवर्स, फॉरेस्ट और एनिमल का फ्यूचर भी डिपेंड करता है इन्हीं इमेजिन्ड एंटिटीज पर।
दुनिया से इमेजिन रियलिटी बनाने की पावर ने स्ट्रेंजर्स को एक साथ काम करने लायक बनाया, लेकिन इसका एक और बड़ा असर हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन मिथ पर टिकी होती है तो मिथ बदलो तो बिहेवियर बदल जाता है। 1789 में फ्रांस में लोगों ने अचानक राजाओं के डिवाइन राइट पर भरोसा छोड़ दिया और पीपल की सॉवरेनिटी पर यकीन करने लगे। मतलब सेपियंस बहुत तेजी से अपना बिहेवियर बदल सकता है बिना डीएनए बदले। यही कल्चरल एवोल्यूशन है। यह जेनेटिक एवोल्यूशन से कई गुना तेज होता है। इस फास्ट लेन पर चलकर सेपियंस ने बाकी सभी स्पीसीज को बहुत पीछे छोड़ दिया। एनिमल्स का बिहेवियर ज्यादातर जीन से तय होता है, एनवायरनमेंट पर असर डालता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। चिंपैंजीज अल्फा मेल सिस्टम में रहते हैं, बोनोबोज फीमेल डोमिनेटेड और इक्वल ग्रुप में रहते हैं। चिंपैंजीज बोनोबोज से सीखकर रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, इसीलिए डीएनए बदलना पड़ेगा। लेकिन आर्किक ह्यूमंस में रेवोल्यूशन नहीं हुई। उनके टूल्स, सोसाइटी और लाइफ हजारों सालों तक लगभग सेम रहे। होमो इरेक्टस के टूल करीब 2 मिलियन साल तक ज्यादा नहीं बदले। लेकिन कोग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सेपियंस बदलने लगे, बहुत तेज। न्यू आइडियाज आए, न्यू रूल आए, नए सिस्टम बने, बिना जीन बदले, सिर्फ स्टोरीज बदलकर। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है चाइल्डलेस एलीट्स, मतलब ऐसे अमीर जिनके बच्चे नहीं हैं। कैथोलिक प्रीस्ट, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये लोग पावर में थे लेकिन बच्चे नहीं करते थे। यह नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ है, फिर भी ये सिस्टम चले। क्यों? क्योंकि जीन से नहीं, ये स्टोरी से चले। अब बर्लिन की एक महिला सोचो, 1900 में पैदा हुई, एम्पायर में बचपन, रिपब्लिक में उसने जवानी दी और नाजी रूल भी देखा और साथ में कम्युनिस्ट जर्मनी भी देखा और डेमोक्रेटिक जर्मनी में अपनी अंतिम सांस ली। उसका डीएनए वही रहा, लेकिन उसकी दुनिया 5 बार बदल गई। यही सेपियंस की असली ताकत है। 1-on-1 फाइट में निएंडरथल शायद जीत जाता, लेकिन 100 वर्सेस 100 में सेपियंस हमेशा जीतता, क्योंकि निएंडरथल स्टोरी नहीं बना सकते थे, स्टोरीज बदल नहीं सकते थे। वो लायन की लोकेशन बता सकते थे, लेकिन ट्राइबल स्पिरिट की स्टोरी बना और बदल नहीं सकते थे। इसीलिए वे बड़े ग्रुप में एफिशिएंट कोऑपरेशन नहीं कर पाए। आर्कियोलॉजी से इसका प्रूफ मिलता है। सेपियन साइट से समुद्र के शेल मिले जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए थे, मतलब ट्रेड था, नेटवर्क थे। निएंडरथल साइट में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हर ग्रुप लोकल मटेरियल से खुद ही सब बनाता था। यही फर्क था। लैंग्वेज प्लस फिक्शन इज इक्वल टू पावर। साउथ पैसिफिक में भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है। न्यू आयरलैंड आइलैंड के सेपियन ओबिसिडियन नाम की वोल्केनिक ग्लास से बहुत शार्प टूल बनाते थे, लेकिन उस आइलैंड पर ओबिसिडियन था ही नहीं। टेस्ट से पता चलता है कि यह ओबिसिडियन न्यू ब्रिटेन आइलैंड से आई थी, जो करीब 400 किलोमीटर दूर है। मतलब लोग समुद्र पार करते थे, बोट्स चलाते थे और आइलैंड्स के बीच ट्रेड करते थे। यह पॉसिबल तभी है जब स्ट्रेंजर एक दूसरे पर ट्रस्ट करे। ट्रेड दिखने में प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन बिना फिक्शन ट्रेड हो ही नहीं सकता। कोई एनिमल ट्रेड नहीं करता, सिर्फ सेपियंस ही करते हैं। आज भी हम ट्रेड करते हैं क्योंकि हम डॉलर, बैंक्स और कंपनीज पर भरोसा करते हैं। ये सब है इमेजिन रियलिटीज। पुराने ट्राइब्स में स्ट्रेंजर ट्रेड से पहले किसी कॉमन गॉड, एंसेस्टर का सहारा लेते थे। यहीं से ट्रस्ट बनता था। अगर वे शेल्स और ओबिसिडियन ट्रेड कर सकते थे तो इंफॉर्मेशन भी ट्रेड कर सकते थे। इससे सेपियंस का नॉलेज का बड़ा नेटवर्क बन गया। निएंडरथल्स के पास ऐसा नेटवर्क नहीं था। हंटिंग में भी बड़ा फर्क था। निएंडरथल्स अकेले या छोटे ग्रुप्स में शिकार करते, सेपियंस बड़े ग्रुप में प्लान बनाते, फिर वे पूरे हर्ड को घेर लेते, उन्हें नैरो जगह की तरफ भगाते थे और एक साथ सबको मार देते थे। एक ही दिन में टन्स ऑफ मीट मिल जाता। या तो सब मिलकर खाते या फ्यूचर के लिए ड्राई, स्मोक या फ्रीज कर लेते। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी जगह मिली है जहां हर साल पूरा हर्ड इसी तरह मारा जाता था। कहीं कहीं फैंसीज और ट्रैप्स भी बनाए जाते थे। निएंडरथल्स के लिए बहुत खतरनाक था। उनके हंटिंग ग्राउंड्स सेपियन के स्लोटर हाउस बनते जा रहे थे। अगर फाइट होती तो निएंडरथल्स वाइल्ड हॉर्सेस जैसे ही हेल्पलेस थे। 50 निएंडरथल्स 500 सेपियंस का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
और अगर पहली बार जीत भी जाएं तो सेपियंस नई स्ट्रेटेजी बना लेते। यही डिफरेंस था, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, न्यू प्लान और फास्ट एडेप्टेशन। सेपियंस ने जो इमेजिन रियलिटीज बनाई और उनसे जो अलग अलग बिहेवियर बने, उन्हीं को हम कल्चर कहते हैं। जब कल्चर लगातार बदलता रहा तो वह हिस्ट्री बन गई। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन वही पॉइंट था जहां हिस्ट्री ने बायोलॉजी से अलग रास्ता पकड़ लिया। उससे पहले इंसानों की स्टोरी मेनली बायोलॉजी से समझ आती थी, जीन्स, बॉडी और एनवायरनमेंट से। लेकिन उसके बाद हमारी स्टोरी आइडियाज, इमेजेस और बिलीफ से चलने लगी। क्रिश्चियनिटी या फ्रेंच रेवोल्यूशन को सिर्फ डीएनए से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए स्टोरीज और इमेजिनेशन समझनी पड़ती है। फिर भी हम बायोलॉजी से बाहर नहीं हुए, हम अब भी एनिमल्स हैं। हमारा शरीर, दिमाग और इमोशंस अभी भी डीएनए से बने हैं। फैमिली, फीलिंग्स और बॉन्ड्स में हम और चिंपैंजीज काफी मिलते जुलते हैं। असली फर्क इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, ना 1 वर्सेस 1 में, ना 10 वर्सेस 10 में। असली फर्क आता है 150 से ऊपर के नंबर्स में। चिंपैंजीज को हजारों के नंबर्स में एक जगह रख दो तो केओस मच जाएगा, लेकिन सेपियंस हजारों में भी शांति से कोऑपरेट कर लेते हैं। टाइनामेन स्क्वायर, वॉल स्ट्रीट, वेटिकन, यूनाइटेड नेशन सब इनका एक एग्जाम्पल है। हम स्ट्रेंजर के साथ भी ऑर्डर बना सकते हैं। यही फर्क है मिथिकल ग्लू का, यानी कॉमन स्टोरीज और कॉमन बिलीफ। यह ग्लू हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। यही हमें दुनिया का रूलर बनाता है। टूल्स भी जरूरी थे, लेकिन टूल्स अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। कोऑपरेशन के बिना टूल्स बेकार हैं। 30,000 साल पहले हमारे पास स्टोन स्पीयर्स थे, आज न्यूक्लियर मिसाइल हैं। हाथों की ताकत ज्यादा नहीं बदली। आइंस्टाइन के हाथ पुराने हंटर से बेहतर नहीं थे। फर्क आया कोऑपरेशन में। स्टोन स्पीयर एक इंसान कुछ दोस्तों की हेल्प से बनाता था। न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में दुनिया भर के लाखों स्ट्रेंजर्स लगते हैं। यूरेनियम खदानों में काम करने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन और फैक्ट्रीज के वर्कर सब एक कहानी पर भरोसा करते हैं, एक ही सिस्टम में काम करते हैं। यही है सेपियंस की असली ताकत। स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं, बिग ब्रेन भी नहीं, बल्कि एक ही स्टोरी पर लाखों स्ट्रेंजर्स को एक साथ काम करवाने की पावर। चैप्टर 3, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। हमारी नेचर, हिस्ट्री और साइकोलॉजी समझने के लिए हमें अपने हंटर गैदरर एंसेस्टर के दिमाग में जाना होगा। सेपियंस की ज्यादातर हिस्ट्री में हम फोर्जर्स ही रहे हैं। फोर्जर्स मतलब खाने की तलाश में इधर उधर घूमते ही रहे हैं। फार्मिंग सिर्फ 10,000 साल पुरानी बात है। सिटी लाइफ तो बस 200 साल पहले की है। यह सब हंटर लाइफ के मुकाबले एक पलक झपकने जितना है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है हमारी आज की सोच और हैबिट्स उसी पुराने हंटर लाइफ में बनी है। आज हम सिटीज, फोन और कंप्यूटर में रहते हैं। रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लाइफ लंबी है, फिर भी हम अक्सर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अब भी उसी पुराने जंगल वर्ल्ड में जी रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं खाने का। आज ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम स्वीट और ऑयली फूड पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हाई कैलोरी फूड बहुत रेयर था। 30,000 साल पहले स्वीट का मतलब सिर्फ पका हुआ फल था। अगर कोई औरत खजूरों से भरा पेड़ देखती तो वह ज्यादा से ज्यादा खा लेती, क्योंकि बेबून्स भी आने वाले थे। इसीलिए ज्यादा खाने की हैबिट्स जीन में बैठ गई। आज फ्रिज भरा होता है, पर डीएनए अब भी सोचता है कि फूड कम है, इसीलिए हम पूरा आइसक्रीम का टब और जंबो कोक खत्म कर देते हैं। इसे गोर्जिंग जीन थ्योरी कहते हैं और यह वाइडली एक्सेप्टेड है। एक और थ्योरी जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसके अकॉर्डिंग पुराने ह्यूमंस न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते थे। ना प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ना मोनोगेमी थी, ना क्लियर फादरहुड था। एक वुमेन कई मैन से रिलेशन बना सकती थी और सारे अडल्ट्स मिलकर बच्चों को पालते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था बच्चा किसका है, इसलिए सब बराबर केयर करते थे। यह आइडिया अजीब लगता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा ही होता है। चिंपैंजीज और बनबोज में आज भी कुछ ह्यूमन कल्चर्स में ऐसा सिस्टम है, जैसा कि बड़ी इंडियंस में।
उनका मानना है कि बच्चा एक आदमी से नहीं बल्कि कई पुरुषों के स्पर्म से बनता है। इसीलिए वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान कई आदमियों से रिलेशन रखती है ताकि बच्चे को अलग अलग क्वालिटीज मिले, बेस्ट हंटर की, बेस्ट स्टोरी टेलर की, स्ट्रॉन्ग वॉरियर की और काइंड लवर की। आज हमें यह सिली लग सकता है, लेकिन उस टाइम एम्ब्रायोलॉजी नहीं थी, लोगों को प्रूफ नहीं था कि बच्चा सिर्फ एक फादर से होता है, इसलिए यह सोच उनके लिए नेचुरल थी। एंशियंट कम्यून थ्योरी कहती है कि आज की मैरिज में इनफिडेलिटी, डाइवोर्स और मेंटल प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। उनके हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली और मोनोगेमी हमारे बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से मैच नहीं करती, लेकिन बहुत से स्कॉलर इसे पूरी तरह डिसएग्री करते हैं। वे कहते हैं मोनोगेमी और न्यूक्लियर फैमिली हमेशा से ह्यूमन नेचर का हिस्सा रही हैं। हाँ, हमारे पुराने फोर्जर ज्यादा कॉम्युनल और इक्वल थे, लेकिन फिर भी हर ग्रुप में छोटे फैमिलीज यूनिट थे, एक कपल और उनके अपने बच्चे। इसलिए आज भी ज्यादातर कल्चर्स में मोनोगेमी नॉर्मल है। इसलिए लोग अपने पार्टनर्स और बच्चों को लेकर पॉजेसिव होते हैं, और इसी पैटर्न में राजनीति में भी पावर अक्सर फादर से सन को मिलती है। इस डिबेट को समझने के लिए हमें जानना होगा कि 70,000 से 12,000 साल पहले सेपियंस कैसे रहते थे, यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद और एग्रीकल्चर से पहले। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास क्लियर एविडेंस बहुत कम है। उस समय कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। आर्कियोलॉजी में हमें ज्यादातर बोन्स और स्टोन टूल्स मिलते हैं। वुड, लेदर और बैम्बू जैसे टूल अक्सर मिट जाते हैं, इसीलिए स्टोन एज कहना थोड़ा मिसलीडिंग है। असल में यह वुड एज ज्यादा सही है। एंशिएंट लाइफ को समझना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी वजह यह है कि फोर्जर्स के पास चीजें बहुत कम थी। आज एक मॉडर्न इंसान लाखों आर्टिफैक्ट्स यूज करता है, कार, हाउस, मोबाइल, क्लॉथ और पैकेजिंग। लगभग हर एक्टिविटी किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ी है। खाना भी चम्मच से खाता है, प्लेट, फैक्ट्री, शिप सब पर डिपेंड करता है। प्लेट वाई से जुड़ा है, लव और मैरिज, रिंग्स, बेड, होटल और हॉल से। रिलीजन चर्च, मॉस्क, टेम्पल और सिंबल से जुड़ा है। हमें अपनी चीजों की आदत इतनी हो गई है कि उनका वेट तभी महसूस होता है जब हम घर शिफ्ट करते हैं। फोर्जर्स ऐसा नहीं करते थे। वे हर हफ्ते या कभी कभी रोज जगह बदलते। उनके पास मूविंग वैन्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे जो सामान ढो सके। जो था वो अपनी पीठ पर उठाते, इसीलिए उन्हें सिर्फ एसेंशियल चीजें रखनी पड़ती। इसका मतलब यह है कि उनकी मेंटल, इमोशनल और रिलीजियस लाइफ ऑब्जेक्ट्स के बिना चलती थी। आज कोई आर्कियोलॉजिस्ट अगर मॉस्क खोदता है तो मुस्लिम रिलीजन समझ सकता है, लेकिन हंटर गैदरर्स की बिलीफ हम ठीक से समझ नहीं पाते। यह वैसा ही है जैसे फ्यूचर का कोई हिस्टोरियंस हमारी लाइफ समझना चाहे सिर्फ लेटर्स देखकर, जबकि हमारी असली लाइफ फोन, ईमेल्स और मैसेजेस में है। आर्टिफैक्ट्स पर ज्यादा डिपेंड करने से एंशिएंट फोर्जर्स की लाइफ गलत समझ आ सकती है। इसीलिए रिसर्चर्स आज के फोर्जर सोसाइटीज को देखते हैं, उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सावधानी चाहिए। पहली बात, आज के फोर्जर्स पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं हैं। वे आसपास की फार्मिंग और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इफेक्ट हो चुके हैं। इसलिए जो आज सच है जरूरी नहीं कि 30,000 या 40,000 साल पहले भी वह सच रहा हो। दूसरी बात, आज के फोर्जर्स अक्सर मुश्किल जगहों में रहते हैं, जैसे डेजर्ट या डेंस फॉरेस्ट, जहाँ फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुराने फोर्जर्स फर्टाइल एरियाज में रहते थे, जैसे यंगचिज रिवर वैली। डेजर्ट और फर्टाइल लैंड में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अलग होती है, और इससे ग्रुप के साइज और रिलेशंस पूरी तरह बदल जाते हैं। तीसरी बात, फोर्जर सोसाइटी एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। एक ही रीजन में रहकर भी उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रिटिश आने से पहले वहां 3 से 7 लाख फोर्जर्स रहते थे, 200 से 600 ट्राइब्स में। हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज थी, अपना रिलीजन था, अपने रूल्स थे। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्लैंस फादर लीनियस से चलते थे। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ट्राइब्स मदर लीनियस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। कहीं आइडेंटिटी टेरिटरी से बनती थी और कहीं टोटेम से। इससे साफ है कि एंशिएंट फोर्जर्स में भी बहुत डाइवर्सिटी रही होगी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले दुनिया में 50 से 80 लाख फोर्जर्स थे।
हजारों ट्राइब्स थी, हजारों लैंग्वेज थी, हजारों कल्चर थे। यही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी लेगेसी है। फिक्शन की वजह से सेम जीन वाले लोग अलग अलग रियलिटीज बना सके। एक जगह एग्रेसिव कल्चर, दूसरी जगह पीसफुल कल्चर। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के एरिया में 30,000 साल पहले दो अलग बैंड्स रहती थी। उनकी लैंग्वेज अलग थी, बिलीफ अलग था। एक बैंड डांस से पूजा करती थी, दूसरी वुडन आइडल्स बनाती थी। एक रीइंकार्नेशन मानती थी, दूसरी उसे नॉन सेंस समझती थी। एक सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड होती और दूसरे में टैबू। इसका मतलब यह नहीं है कि मॉडर्न फोर्जर्स हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड की रेंज इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसीलिए नेचुरल वे ऑफ लाइफ पर डिबेट असली मुद्दा मिस कर देती है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सेपियंस की कोई एक नेचुरल लाइफ नहीं रही, सिर्फ चॉइसेस रही, कल्चरल चॉइसेस। प्री एग्रीकल्चर दुनिया में ज्यादातर लोग छोटे छोटे बैंड्स में रहते थे, आमतौर पर कुछ दर्जन से लेकर ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोगों तक, और इन बैंड्स में सभी मेंबर इंसान ही होते थे। यह बात आज अजीब लग सकती है। आज हमारी सोसाइटीज में जानवर भी होते हैं, काऊ, शीप, हॉर्सेस। जैसे आज न्यूजीलैंड में 4.5 मिलियन इंसान है और करीब 50 मिलियन शीप हैं। लेकिन तब सिर्फ एक ही जानवर था जो ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा था, वो था डॉग। डॉग पहला एनिमल था जिसे होमो सेपियंस ने डोमेस्टिकेट किया। एग्रीकल्चर से भी पहले, कम से कम 15,000 साल पहले डॉग्स इंसानों के साथ रहने लगे थे। शायद उससे भी पहले डॉग हंटिंग में काम आते थे, फाइटिंग में भी, और डेंजर का अलार्म देने में। धीरे धीरे ह्यूमंस और डॉग्स एक दूसरे को समझने लगे। जो डॉग्स ह्यूमन की फीलिंग समझते थे, उन्हें ज्यादा केयर और फूड मिलता था और वो सरवाइव करते थे, और डॉग्स और ह्यूमन को मैनिपुलेट करना भी सीख गए। 15,000 साल की इस बॉन्डिंग ने एक गहरा रिलेशन बना दिया है जो किसी और एनिमल के साथ नहीं है। कई जगह डॉग्स को मरने के बाद प्रॉपर ब्यूरियल भी दिया जाता है। बैंड के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, फ्रेंड्स और रिलेटिव से घिरे रहते थे। अकेलापन बहुत रेयर था, प्राइवेसी भी कम थी। नेबरिंग बैंड्स भी कभी compete करती थी, कभी लड़ती थी, लेकिन फ्रेंडशिप भी रहती थी। वे मेंबर एक्सचेंज करते थे, साथ में हंट करते थे, रेयर चीजों का ट्रेड भी करते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे। यही कोऑपरेशन सेपियंस की खास ताकत थी। कभी कभी कई बैंड्स मिलकर एक ट्राइब बन जाते, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मिथ और कॉमन वैल्यूज। फिर भी इन एक्सटर्नल रिलेशंस को और एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर समय हर बैंड अपने आप में इंडिपेंडेंट रहती थी। ट्रेड भी लिमिटेड था, शेल्स, एम्बर और पिगमेंट जैसी प्रेस्टीज चीजों तक। फूड का ट्रेड लगभग नहीं होता था। फ्रूट और मीट एक बैंड से दूसरे बैंड नहीं जाते थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टेम्परेरी होता था, कोई परमानेंट टाउन नहीं, कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं। एक एवरेज इंसान कई महीनों तक किसी आउटसाइडर को नहीं देखता था। पूरी लाइफ में शायद कुछ 100 ही इंसानों से मिलता था। सेपियंस पूरी धरती पर बहुत थिनली स्प्रेड थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आज के कायरो शहर से भी कम थी। ज्यादातर सेपियंस बैंड लगातार मूव करते रहते, फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह। उनकी मूवमेंट सीजन्स पर डिपेंड करती थी, एनिमल के माइग्रेशंस पर और प्लांट्स के ग्रोथ साइकिल पर भी। वे अक्सर एक ही टेरिटरी में आगे पीछे घूमते रहते थे। यह एरिया कुछ दर्जन से लेके सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर तक होता था। कभी कभी बैंड्स अपनी सीमा से बाहर भी जाती थी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, पॉपुलेशन प्रेशर से, या किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की वजह से। यही वेंडरिंग ह्यूमन एक्सपेंशन का इंजन बना। अगर हर 40 ईयर में एक बैंड टूटे और उसका हिस्सा 100 किलोमीटर आगे चला जाए, तो ईस्ट अफ्रीका से चाइना 10,000 साल में पहुंच सकते थे। कभी कभी जहां फूड बहुत रिच होता था, वहां बैंड्स रुक भी जाती थी। ड्राइंग, स्मोकिंग और फ्रीजिंग जैसी टेक्निक से फूड को बचा कर रखा जाता था। सी और रिवर्स के पास फिशिंग विलेजेस बने। यही हिस्ट्री की पहली परमानेंट सेटलमेंट थी। इंडोनेशिया के आइलैंड पर 45,000 साल पहले ऐसे विलेजेस हो सकते हैं। यहीं से ऑस्ट्रेलिया तक जाने की शुरुआत हुई।
सेपियंस का डाइट बहुत फ्लेक्सिबल था। वे टर्माइट्स खाते थे, बेरीज तोड़ते थे, रूट्स खोदते थे, रैबिट शिकार करते थे। मैन द हंटर की इमेज के बावजूद गैदरिंग ही मेन काम था। यहीं से ज्यादातर कैलोरीज मिलती थी। वुड, बैम्बू, फ्लिंट जैसे मटेरियल भी फोर्जिंग सिर्फ फूड के लिए नहीं था, नॉलेज के लिए भी था। उन्हें अपनी टेरिटरी का पूरा मेंटल मैप चाहिए था। कौन सा प्लांट कब उगता है, कौन सा एनिमल कैसे चलता है, कौन सा फूड सेफ है, कौन सा बीमार करता है। सीजन्स के साइन, स्टॉर्म से पहले के साइन, ड्राई सीजन के इशारे। हर स्ट्रीम, हर ट्री, हर केव और हर फ्लाइंग डिपॉजिट उन्हें याद होता था। हर इंसान को आना चाहिए था स्टोन की नाइफ बनाना, कपड़े की मरम्मत करना, रैबिट ट्रैप लगाना, स्नेक बाइट, अवलांचे और लॉयन से बचना। फ्लिंट से स्पीयर पॉइंट बनाना उनके लिए मिनटों का काम था। हम ट्राई करें तो फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है एंशिएंट फोर्जर्स का नॉलेज बहुत वाइड और डीप था। आज हम अपने छोटे से फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, बाकी सबके लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कलेक्टिवली आज ह्यूमैनिटी ज्यादा जानती है, लेकिन इंडिविजुअली फोर्जर्स हमसे ज्यादा जानते थे। शायद इसी वजह से फोर्जिंग एज के बाद ह्यूमन ब्रेन का साइज थोड़ा कम हुआ है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बाद लोग दूसरों पर डिपेंड करने लगे, मतलब ओ स्किल्स के साथ सरवाइव करना पॉसिबल हो गया। फोर्जर्स अपनी बॉडी के भी मास्टर्स थे। ग्रास की हल्की सी आवाज से स्नेक पहचान लेते थे, पेड़ों को देखकर फ्रूट और नेस्ट ढूंढ लेते थे। वे बहुत साइलेंटली मूव करते थे, एनर्जी बचाकर चलते थे। उनका बॉडी कंट्रोल मैराथन रनर जैसा था। आज के लोग योगा या टाइची करके भी वे लेवल रेयरली छू पाते हैं। हंटर गैदरर लाइफ हर रीजन और हर सीजन में अलग थी। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो उनकी लाइफ बाद के पीजेंट्स, लेबरर और ऑफिस वर्कर से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। आज रिच कंट्रीज में लोग 40 से 45 आवर्स काम करते हैं, पुअर कंट्रीज में 60 से 80 आवर्स भी। लेकिन कालाहारी डेजर्ट जैसे कठिन इलाकों में रहने वाले फोर्जर्स भी सिर्फ 35 से 45 आवर्स ही काम करते थे। वे हर 3 दिन में सिर्फ एक दिन हंट करते थे, गैदरिंग में दिन के 3 से 6 घंटे लगाते थे। इतना उनके लिए पूरे ग्रुप को खिलाने के लिए काफी होता था। और फर्टाइल जगहों में रहने वाले एंशिएंट फोर्जर शायद इससे भी कम काम करते थे। उनके पास घर के काम भी कम थे, न बर्तन धोने, न फर्श साफ करना, न कपड़े धोने, न बिल भरना। फोर्जर इकोनॉमी लाइफ को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती थी। आज एक फैक्ट्री वर्कर सुबह जल्दी निकलता है, पोल्यूटेड स्ट्रीट से जाता है, दिन भर एक ही मशीन पर काम करता है और शाम को थककर घर लौटता है। 30,000 साल पहले एक चाइनीज फोर्जर सुबह साथियों के साथ निकलता था, फॉरेस्ट और मेडोज में जाता था, मशरूम तोड़ता, रूट खोदता, शायद फ्रॉग्स भी पकड़ता था और कभी कभी टाइगर से बचकर भी भागता था। दोपहर तक कैंप में लौट आता, फिर लंच और उसके बाद गॉसिप, स्टोरी, बच्चों के साथ खेल और आराम। हाँ, खतरे थे, टाइगर, स्नेक, लेकिन कार के एक्सीडेंट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं थे। न्यूट्रिशन के मामले में भी फोर्जर्स हमसे काफी आगे थे। ह्यूमन बॉडी लाखों साल तक इसी डाइट पर बना है। फोसिल्स बताते हैं कि वे स्टार्वेशन से कम मरते थे। वे पीजेंट से ज्यादा टॉल और हेल्दी थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 ईयर थी, लेकिन इसका कारण चाइल्ड मोर्टेलिटी था। जो बच्चे शुरुआती साल पार कर जाते वे 60 साल तक जी सकते थे और कुछ तो 80 तक भी। आज भी मॉडर्न फोर्जर में 5 से 8% लोग हैं जो 60 से ऊपर होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी डाइट की वैरायटी। फार्मर अक्सर एक ही क्रॉप पर डिपेंड रहता है, जैसे राइस, व्हीट या पोटैटो। चाइना में पीजेंट सुबह राइस, दोपहर को राइस और रात को भी राइस। इसमें कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। फोर्जर्स का मेन्यू हर दिन बदलता था। सुबह बेरीज और मशरूम, दोपहर फ्रूट, स्नेल्स, टर्टल, रात को रैबिट मीट और वाइल्ड ऑनियन, अगले दिन कुछ और। ऐसे उनका मेन्यू हर टाइम बदलता रहता था। इसी वैरायटी से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते थे। वे किसी एक फूड पर डिपेंड नहीं थे और एक फूड खत्म हो जाए तो दूसरा मिल जाता था। फार्मर के लिए एक क्रॉप का फेल होना भी भुखमरी ला सकता है। फोर्जर्स हंट बदल सकते थे, प्लांट बदल सकते थे या जगह बदल सकते थे।
डिसीजेज में भी फोर्जर बेहतर थे। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां डोमेस्टिकेटेड एनिमल से आई हैं। फोर्जर्स के पास सिर्फ डॉग था, इसलिए वे इन डिसीजेज से काफी हद तक सेफ थे। फार्मर्स डेंस और अनहाइजेनिक विलेजेस में रहते थे, जो डिसीजेस के लिए परफेक्ट थे। फोर्जर्स छोटे ग्रुप में रहते, मूव करते थे, इसीलिए एपिडेमिक्स टिक नहीं पाते थे। इस तरह काम करना, फूड बेहतर, डिसीजेस कम, कई मायनों में हंटर गैदरर लाइफ बाद की एग्रीकल्चरल लाइफ से ज्यादा बैलेंस्ड और हेल्दी थी। हेल्दी और वेरिड डाइट, कम वर्किंग आवर, डिसीजेस की रेयरिटी की वजह से कई एक्सपर्ट ने फोर्जर सोसाइटीज को ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटीज कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी लाइफ परफेक्ट थी। उनकी दुनिया कभी कभी बहुत हार्श होती थी। भूख के दौर आते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। आज जो छोटा एक्सीडेंट है वह तब डेथ बन सकता था। बैंड लाइफ क्लोज और वार्म थी, लेकिन अगर कोई ग्रुप की नाराजगी का शिकार बन जाए तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। आज भी कुछ मॉडर्न फोर्जर्स में ओल्ड या डिसेबल्ड लोगों को छोड़ देने या मार देने के केसेस तक मिलते हैं। अनवांटेड बेबीज को कभी कभी रिलीजियस सेक्रीफाइस भी किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल प्राग के लोगों में है। अगर कोई रिस्पेक्टेड मेंबर मरता तो वो एक छोटी लड़की को मारकर उसी के साथ दफना देते थे। एक बार एक बीमार आदमी को पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया। वल्चर उसके ऊपर आकर बैठ गए, लेकिन वह बच गया और वापस बैंड में आ गया। उसका नाम पड़ गया वल्चर ड्रॉपिंग्स। ओल्ड वुमेन बोझ बन जाती थी तो कोई जवान आदमी पीछे से कुल्हाड़ी मार देता। एक आदमी ने बताया कि वह बूढ़ी औरतों को मारता था और अब वाइट्स के बीच रहकर कमजोर हो गया है। कुछ बेबीज को अलग दिखने या अनवांटेड होने पर मार दिया जाता था, कभी मूड खराब होने पर, कभी फनी लुकिंग्स होने पर। यह सब बहुत क्रूर लगता है, लेकिन हमें जल्दी जजमेंट नहीं करना चाहिए। आर्थ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं एके सोसाइटी में अडल्ट्स के बीच वॉयलेंस रेयर थी। मैन और वुमेन फ्रीली पार्टनर बदल सकते थे। कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं थी, कोई बॉस कल्चर नहीं था। वे जेनरस थे, वेल्थ और सक्सेस के पीछे भागते नहीं थे। उनके लिए फ्रेंडशिप और सोशल बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट थे। वे बच्चों और बूढ़ों की किलिंग्स को वैसे ही देखते हैं जैसे आज लोग अबॉर्शन करवाते हैं। और याद रखो, एके खुद फार्मर द्वारा शिकार किए जाते थे। शायद इसी डर ने उन्हें और कठोर बना दिया। इसीलिए एके न एंजल थे न मॉन्स्टर, वे सिर्फ ह्यूमंस थे, जैसे एंशिएंट फोर्जर्स थे। एंशिएंट फोर्जर्स की स्पिरिचुअल और मेंटल लाइफ समझना और भी मुश्किल है। फूड और कैलोरीज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स और बिलीफ नहीं। जैसे क्या वॉलनट उन्हें स्पेशल लगता था? क्या वे मानते थे कि वॉलनट ट्री में स्पिरिट रहती है? क्या वॉलनट ट्री के नीचे बैठना रोमांटिक माना जाता था? यह सब जानना बहुत कठिन है। फिर भी ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि एंशिएंट फोर्जर्स एनिमिज्म में विश्वास करते थे। तो एनिमिज्म का मतलब है हर चीज में आत्मा है, पत्थर में, पेड़ में, नदी में और जानवर में। यह सब फील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहाड़ के ऊपर का रोक गुस्सा कर सकता है, खुश हो सकता है और कुछ मांग भी सकता है। ह्यूमंस उससे बात कर सकते हैं, मनाने या डराने के लिए। पेड़, स्ट्रीम, स्प्रिंग, पाथ, जानवर, ये सब लिविंग बीइंग होते थे। सिर्फ मटेरियल चीजें ही नहीं, स्पिरिट्स भी होते थे। डेड लोगों की स्पिरिट्स, फ्रेंडली स्पिरिट्स और एविल स्पिरिट्स, यानी जो आज हम डेमोन्स, फेरीज और एंजल कहते हैं। एंशिएंट फोर्जर्स की दुनिया ऑब्जेक्ट से भरी नहीं थी, स्पिरिट से भरी थी। चैप्टर 4 द फ्लड। करीब 2.5 मिलियन साल तक इंसान प्लांट्स गैदर करके और एनिमल हंट करके जीता रहा। होमो इरेक्टस, होमो एर्गेस्टर और नियंदरथल्स वाइल्ड फिग्स तोड़ते थे और वाइल्ड शीप का शिकार करते थे, बिना ये सोचे कि पेड़ कहाँ उगेगा या कौन सा एनिमल किससे रिप्रोड्यूस करेगा। होमो सैपियंस अफ्रीका से मिडल ईस्ट, फिर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गया। लेकिन हर जगह उनका लाइफस्टाइल हंटिंग और गैदरिंग पर ही टिका रहा। जब खाना, रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स सब कुछ इसी लाइफ पर चल रहा था, तो उसे बदलने की जरूरत ही क्या थी।
लगभग 10,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। सेपियंस ने कुछ गिने चुने प्लांट्स और एनिमल की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक बीज बोए, पौधों को पानी दिया, वीड्स निकाले गए और शिप को अच्छी तरह पैस्चर तक ले जाया गया। उन्हें लगा कि इससे ज्यादा फूड, ज्यादा ग्रेन और ज्यादा मीट मिलेगा, और यही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बनी। एग्रीकल्चर की शुरुआत 9500 से 500 बीसी के बीच टर्की, ईरान और लेवेंट के इलाके में हुई। धीरे धीरे वीट, गोट, पीस, लेंटिव, ओलिव्स, हॉर्सेस और ग्रेप्स डोमेस्टिकेटेड हुए। 3500 बीसी तक मेन डोमेस्टिकेशन का दौर लगभग पूरा हो गया। आज भी इंसानों की 90% कैलोरीज उन्हीं कुछ क्रॉप से आती है, जैसे वीट, राइस, मेज, पोटैटो। हमारा माइंड भले हंटर गैदरर का हो, लेकिन हमारी प्लेट आज भी एंशिएंट फार्मर की देन है। पहले स्कॉलर मानते थे कि एग्रीकल्चर मिडल ईस्ट से पूरी दुनिया में फैला। आज पता है कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने आप शुरू हुआ। सेंट्रल अमेरिका में मेज और बीन्स, साउथ अमेरिका में पोटैटोज और इलाम्स, चाइना में राइस और पिग्स, न्यू गिनिया में शुगर केन और बनाना, वेस्ट अफ्रीका में माइलेट और राइस डोमेस्टिकेटेड हुए। इन अलग अलग सेंटर से एग्रीकल्चर दुनिया पूरी तरह बदल गई और आगे फैल गई। पहली सेंचुरी एडी तक ज्यादातर लोग फार्मर्स बन चुके थे। एग्रीकल्चर हर जगह क्यों नहीं आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया या अलास्का में क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल को डोमेस्टिकेट किया ही नहीं जा सकता था। ट्रफल्स बहुत एल्यूसिव थे, मैमोथ्स बहुत खतरनाक थे, इसलिए उन्हें फार्म करना पॉसिबल नहीं था। हजारों स्पीसीज में से बस कुछ ही फार्मिंग के लायक थी, और वही जगह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस बनी। पहले इसे ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रोग्रेस माना गया। कहा गया कि इंसान स्मार्ट हुआ है, नेचर के सीक्रेट समझे और फार्मिंग शुरू की है। फिर हंटर गैदरर की टफ लाइफ छोड़कर फार्मर की इजी और सिक्योर लाइफ अपनाई। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी, और आने वाले पेजेस में इसकी दूसरी साइड भी सामने आएगी। यह कहानी एक फैंटेसी है, कोई सबूत नहीं कि समय के साथ इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होता गया। फोर्जर्स को नेचर की गहरी समझ पहले से थी, क्योंकि उनकी सर्वाइवल इसी पर टिकी थी कि वे एनिमल्स और प्लांट्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने लाइफ को आसान नहीं बनाया, असल में इसने ज्यादातर लोगों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल और कम सेटिस्फैक्टरी बना दिया। हंटर गैदरर का जीवन ज्यादा वेरिड और इंटरेस्टिंग था। वे स्टारवेशन और डिसीज से कंप्लीटली सेफ थे। एग्रीकल्चर ने फूड की टोटल क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन इससे बेटर डाइट या ज्यादा फ्री टाइम नहीं मिला। इसका नतीजा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और एलाइट क्लास के कंफर्ट के रूप में निकला। एवरेज फार्मर एवरेज फोर्जर से ज्यादा मेहनत करता था, और बदले में उसे खराब खाना मिलता था। इसीलिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा गया है। यह अजीब बात है कि इसके लिए किंग्स, प्रीस्ट या ट्रेडर जिम्मेदार नहीं थे। असल में दोषी कुछ प्लांट स्पीसीज थी, जैसे वीट, राइस और पोटैटो। ये प्लांट्स ह्यूमन द्वारा डोमेस्टिकेटेड नहीं हुए, बल्कि इन्होंने होमोसेपियंस को अपने लिए डोमेस्टिकेट कर दिया। वीट को ही देख लीजिए, 10,000 साल पहले यह मिडल ईस्ट की एक मामूली ग्रास थी। कुछ ही हजार सालों में पूरी दुनिया में फैल गई। आज वीट लाखों स्क्वायर किलोमीटर में उगती है। एवोल्यूशन के हिसाब से वीट धरती की सबसे सक्सेसफुल प्लांट में से एक बन चुकी है। वीट ने सब होमोसेपियंस को अपने लिए काम पर लगाकर किया। इंसान जो पहले हंटिंग और गैदरिंग से आराम से जी रहा था, वह सुबह से शाम तक वीट की सेवा में लग गया। वीट को पत्थर पसंद नहीं थे, तो इंसान ने खेत साफ किए। वीट को कंपटीशन पसंद नहीं था, तो इंसान ने वीट्स हटाई। वीट बीमार होती थी, तो इंसान उसकी रखवाली करता था। वीट को जानवरों से बचाना पड़ता था, तो इंसान गार्ड बन गया। वीट को पानी चाहिए था, तो इंसान दूर दूर से पानी ढोता था। वीट को खाना चाहिए था, तो इंसान जानवरों की गंदगी से खेत को फर्टिलाइज करता था। ह्यूमन बॉडी इन कामों के लिए बनी ही नहीं थी। यह पेड़ों पर चढ़ने और गैजेल के पीछे दौड़ने के लिए बनी थी, न कि पत्थर हटाने और पानी उठाने के लिए।
इसीलिए एग्रीकल्चर के बाद स्पाइन, नीज और नेक की बीमारियां बढ़ी। खेती ने इंसान को परमानेंटली एक जगह बांध दिया। अब वह अपने खेत के पास रहने को मजबूर था। असल में हमने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया है। वीट ने बदले में क्या दिया? बेटर डाइट? ना। ग्रेन बेस्ड डाइट में विटामिन और मिनरल कम होते हैं। यह डाइजेशन के लिए भी हैवी होती है और दांतों के लिए खराब होती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं दी। फोर्जर्स कई तरह के फूड सोर्सेज पर डिपेंड थे। एक फेल हो जाए तो दूसरे पर टिक सकते थे। फार्मर अक्सर एक क्रॉप पर निर्भर है। अगर बारिश आ गई या कोई बीमारी फैल गई तो हजारों लोग भूख से मर जाते थे। वायलेंस से भी कोई सुरक्षा नहीं मिली। फार्मर के पास जमीन और अनाज था, इसलिए लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो गई। फोर्जर्स हारने पर सब बदल सकते थे। फार्मर्स हारने पर अपनी जिंदगी का आधार खो देते हैं, इसीलिए वे अक्सर आखिरी सांस तक लड़ते थे। इस तरह एग्रीकल्चर ने इंसान को आराम नहीं दिया, इसने उसे जमीन से बांध दिया, मेहनत बढ़ा दी, खतरे बढ़ा दिए और वीट जैसे प्लांट को दुनिया का असली विजेता बना दिया। एंथ्रोपोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि शुरुआती एग्रीकल्चर सोसाइटीज में ह्यूमन वायलेंस बहुत ज्यादा थी। ऐसी सोसाइटीज में जहां गांव और ट्राइब से आगे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, लगभग 15% डेथ इंसानों की हिंसा से होती थी। मेल के केस में यह नंबर्स 25% तक पहुंच जाते हैं। आज की न्यू गिनिया में कुछ ट्राइबल एग्रीकल्चर सोसाइटीज में हालात और भी एक्सट्रीम हैं। डेनी ट्राइब में लगभग 30% पुरुष वायलेंस से मरते हैं। एंगा ट्राइब में यह आंकड़ा 35% तक है। इक्वाडोर में वेरोनी ट्राइब के लगभग 50% अडल्ट्स की मौत किसी दूसरे इंसानों के हाथ होती है। बाद में जब सिटीज, किंगडम और स्टेट बने, तब जाकर ह्यूमन वायलेंस को कंट्रोल किया जा सका। लेकिन ऐसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने में हजारों साल लग गए। विलेज लाइफ ने फार्मर को कुछ फायदे जरूर दिए, जैसे वाइल्ड एनिमल, ठंड और बारिश से थोड़ी सेफ्टी, लेकिन एवरेज इंसान के लिए नुकसान ज्यादा और फायदे कम थे। आज के लोग यह बात इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम कंफर्ट और सिक्योरिटी में जी रहे हैं। यह कंफर्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की फाउंडेशन पर खड़ा है, इसलिए हमें लगता है कि यह रेवोल्यूशन बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट था। लेकिन हिस्ट्री को आज के नजरिए से जज करना गलत है। असल नजरिया उस 3 साल की बच्ची का होना चाहिए जो फर्स्ट सेंचुरी चाइना में मेल न्यूट्रिशन से मर रही थी क्योंकि उसके पिता की फसल खराब हो गई थी। उसके लिए फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी कोई मायने नहीं रखती थी। तो फिर वीट ने इंसानों को क्या दिया? इंडिविजुअल इंसानों को कुछ नहीं, लेकिन स्पीसीज के लेवल पर इसने बहुत कुछ दिया। वीट फार्मिंग से कम जमीन पर ज्यादा फूड पैदा होने लगा। इससे होमोसेपियंस की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ सकी। 13,000 BC में जेरिको के आसपास का इलाका लगभग 100 हेल्दी फोर्जर को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन 8500 BC तक वही जगह 1000 लोगों से भरे हुए गांव को संभाल रही थी। हालांकि ये लोग ज्यादातर बीमार और कमजोर थे। एवोल्यूशन के लिए हंगर या पेन मैटर नहीं करते, उसके लिए सिर्फ डीएनए की कॉपीज मैटर करती है। जैसे कंपनी की सक्सेस एम्प्लॉयज की खुशी से नहीं बल्कि बैंक बैलेंस से मापी जाती है, वैसे ही स्पीसीज की सक्सेस डीएनए कॉपीज से मेजर की जाती है। 100 कॉपीज से बेहतर है 1000 कॉपीज, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। यही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का असली मतलब है, ज्यादा लोगों को ज्यादा बुरे हालात में जिंदा रखना। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बदतर क्यों बनाए, सिर्फ इसलिए कि स्पीसीज के नंबर बढ़ जाएं। किसी ने यह डील अंदर से एक्सेप्ट नहीं की थी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, यह एक ट्रैप था जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता चला गया। फार्मिंग की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी, यह एक स्लो प्रोसेस था जो सैकड़ों और हजारों साल में फैला था। कोई भी होमोसेपियंस ग्रुप एक दिन में मशरूम और नट्स छोड़कर परमानेंट गांव में बस नहीं गया। चेंजेस छोटे छोटे स्टेप्स में आए और हर स्टेप डेली लाइफ में बस थोड़ा सा बदलाव लेकर आया। होमोसेपियंस लगभग 70,000 साल पहले मिडल ईस्ट पहुंचे थे। अगले 50,000 साल तक वे वहां बिना एग्रीकल्चर के अच्छे से जीते रहे। नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए काफी थे और पॉपुलेशन खुद ही कंट्रोल में रहती थी। अच्छे समय में बच्चे ज्यादा होते थे,
बुरे समय में बच्चे कम पैदा होते थे। हार्मोन्स और जीन्स इसमें हेल्प करते थे। इसके साथ कल्चरल तरीके भी थे। नोमैडिक लाइफ में छोटे बच्चे बोझ होते थे, इसलिए लोग बच्चों के बीच में 3-4 साल का गैप रखते थे। वुमेन ज्यादा समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करती थी। सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, अबॉर्शन और कभी कभी इन्फेंटिसाइड भी होता था। इस पूरे समय वीट खाई तो जाती थी, लेकिन वह डाइट का छोटा हिस्सा थी। करीब 18,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ, आइस एज खत्म हुई और टेम्परेचर बढ़ने लगा। रेनफॉल भी ज्यादा हुई। यह क्लाइमेट मिडल ईस्ट की वीट और सीरियल्स के लिए परफेक्ट था। वीट तेजी से फैलने लगी, लोग उसे ज्यादा खाने लगे और अनजाने में उसके सीड्स भी फैलने लगे। ग्रेन्स को खाने से पहले साफ करना, पीसना और पकाना पड़ता था, इसलिए लोग वीट को कैंप्स तक लाते थे। रास्ते में कुछ ग्रेन्स गिर जाते थे और धीरे धीरे कैंप्स और रास्तों के पास वीट उगने लगी। जब लोग जंगल जलाते थे तो वीट को और ज्यादा फायदा होता था। पेड़ खत्म होते थे और वीट को सनलाइट, वाटर और स्पेस मिल जाता था। जहाँ वीट और फूड अबंडेंट हो गई, वहां लोग ज्यादा समय रुकने लगे। पहले कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने और आखिर में वहां परमानेंट सेटलमेंट बन गए। लेवांट एरिया में नेटिफियन कल्चर का एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये लोग हंटर गैदरर थे, लेकिन परमानेंट विलेजेस में रहते थे। स्टोन हाउसेस बनाते थे, ग्रेनरीज बनाते थे, ग्रेन स्टोर करते थे और वीट काटने और पीसने के लिए नए टूल्स बनाते थे। 9500 बीसी के बाद नेथुफियंस ने सिर्फ गैदर करना ही नहीं, कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया। उन्होंने सीड्स बचाकर बोने शुरू कर दिए, डीप सोइंग सीखी, प्लगिंग और होइंग की, वीडिंग, वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग की। जैसे जैसे फार्मिंग बढ़ी, हंटिंग और गैदरिंग कम होती गई। फोर्जर्स धीरे धीरे फार्मर बन गए। कोई एक एग्जैक्ट मोमेंट नहीं था जब फार्मिंग अचानक शुरू हुई, लेकिन 8500 बीसी तक मिडल ईस्ट में जेरिको जैसे परमानेंट गांव बन चुके थे। परमानेंट लाइफ से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। वुमेन हर साल बच्चा पैदा कर सकती थी। बेबीज को जल्दी दूध छुड़ाकर पोरीज खिलाया जाने लगा। एक्स्ट्रा हैंड्स खेतों में काम के लिए चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा माउस ने फूड सरप्लस खत्म कर दिया, इसलिए और जमीन पर खेती करनी पड़ी। परमानेंट विलेजेस डिसीज से भरे रहते थे। सीरियल डाइट वीकर थी, ब्रेस्ट फीडिंग कम हुआ और कंपटीशन बढ़ा। रिजल्ट यह हुआ कि चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत बढ़ गई। कई सोसाइटीज में हर 3 में से एक बच्चा 20 साल की उम्र से पहले मर जाता था। फिर भी बर्थ डेथ से ज्यादा थी, इसलिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही। समय के साथ यह वीट बार्गेन और ज्यादा भारी होता चला गया। बच्चे बड़े नंबर्स में मरने लगे और बड़े लोग पसीना बहाकर रोटी कमाने को मजबूर हो गए। 8500 बीसी के जेरिको का आम इंसान 9500 बीसी या 13000 बीसी के इंसान से ज्यादा कठिन जीवन जी रहा था, लेकिन किसी को साफ साफ समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। हर जनरेशन ने बस पिछली जनरेशन जैसा ही जीवन जिया। लोगों ने सोचा कि वह बस छोटे छोटे सुधार कर रहे हैं। कहीं थोड़ा ज्यादा हल चलाया, कहीं थोड़ा बेहतर स्टोरेज बनाया, लेकिन पैराडॉक्स यह था कि यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा बोझ बन गए। लोगों ने गलत हिसाब क्यों लगाया? क्योंकि इंसान अक्सर अपने फैसलों को लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं समझ पाता। जब उन्होंने सोचा कि खेत ज्यादा अच्छे से जोतेंगे तो कहा, हाँ मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन फसल भी ज्यादा होगी, हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। प्लान का पहला हिस्सा सच हुआ। लोगों ने सच में ज्यादा मेहनत की, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ेगी और वही एक्स्ट्रा गेहूं ज्यादा बच्चों में बांटना पड़ेगा। वे यह भी नहीं समझ पाए कि ज्यादा पोर्ज और कम ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को वीक बना देगा। परमानेंट गांव डिसीज के सेंटर बन जाएंगे और एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंस उन्हें ड्रोट और पेस्ट के सामने हेल्पलेस बना देगी। वे ये भी नहीं देख पाए कि भरे हुए ग्रेनरीज चारों ओर दुश्मन को अट्रैक्ट करेंगे और फिर दीवार बनानी पड़ेगी, गार्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी और लड़ाइयाँ होंगी। तो फिर फार्मिंग छोड़ी क्यों नहीं गई? क्योंकि बदलाव धीरे धीरे हुआ। जब तक लोगों को समझ आता, वे भूल चुके थे कि कभी लाइफ अलग भी थी और पॉपुलेशन ग्रोथ ने वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अगर एक गांव की पॉपुलेशन 100 से 1000 हो जाए तो कौन से 900 लोग कहेंगे कि हम मर जाते हैं, तुम पुराने अच्छे दिनों में लौट जाओ? कोई नहीं, ट्रैप बंद हो चुका था।
यह कहानी आज भी हमारे साथ हो रही है। आज के लोग कहते हैं हम अभी हार्ड वर्क करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर आराम से जिएंगे। लेकिन कुछ सालों में लोन, बच्चों की फीस, कार और लाइफस्टाइल की आदतें बन जाती है। फिर वापस लौटना पॉसिबल नहीं रहता, लोग और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। इतिहास का एक आयरन लॉ है, जो लग्जरी आज है वह कल नेसेसिटी बन जाती है और फिर उससे नई मजबूरियां पैदा होती है। ईमेल का एग्जाम्पल देखिए। हमने सोचा था यह टाइम बचाएगा, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा बिजी और एंग्शियस हैं। पहले महीने में कुछ ही लेटर्स आते थे, आज दिन में दर्जनों मैसेज आते हैं और तुरंत रिप्लाई की उम्मीद होती है। हमने टाइम बचाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन हमने अपनी लाइफ को और तेज ट्रेडमिल पर डाल दिया। कुछ लोग फार्मिंग या ईमेल जैसे ट्रैप से बाहर रहे, लेकिन ज्यादातर नहीं रह सके, क्योंकि जैसे ही कोई एक ग्रुप फार्मिंग अपनाता उसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती और नंबर्स के दम पर वह बाकी ग्रुप्स पर हावी हो जाता। फॉर्जर्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो भागो या फार्मिंग अपनाओ। दोनों ही हालात में पुरानी लाइफ खत्म हो जाती थी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किसी साजिश का नतीजा नहीं था। किसी ने प्लान नहीं किया कि इंसान वीट का गुलाम बन जाएगा। बस छोटे छोटे प्रैक्टिकल फैसले लिए गए। थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, और इन्हीं फैसलों ने मिलकर फोर्जर्स को खेतों में पानी ढोने और धूप में पसीना बहाने वाले फार्मर्स में बदल दिया। अब तक हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की तरह समझा था। यह आइडिया काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हिस्ट्री में इससे भी ज्यादा अजीब गलतियां हुई है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटीज भी है। हो सकता है इंसान आसान लाइफ की तलाश में नहीं था। हो सकता है सेपियंस किसी और गोल के लिए जानबूझकर अपनी लाइफ को ज्यादा कठिन बना रहा था। साइंटिस्ट आमतौर पर हिस्ट्री को इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रीजन से समझना पसंद करते हैं। यह तरीका उनके रैशनल और मैथमेटिकल सोच के ज्यादा करीब होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आइडियोलॉजी और कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास लेटर्स, डॉक्यूमेंट और मेमोरीज मौजूद हैं। लेकिन नाटोफियन कल्चर जैसे पुराने समय से कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए एंशिएंट पीरियड में ज्यादातर स्कॉलर्स मटेरियल जरूरतों पर ही फोकस करते थे। यह साबित कर पाना मुश्किल है कि पुराने लोग फेथ और बिलीफ के कारण काम कर रहे थे, ना कि सिर्फ भूख और सर्वाइवल के लिए। फिर भी कभी कभी हमें ऐसे क्लूज मिलते हैं जो सोच बदल सकते हैं। 1995 में आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्की के साउथ ईस्ट में टेप नाम की जगह खुदाई शुरू की। या उन्होंने हाउसेस, विलेजेस या डेली लाइफ के साइन नहीं मिले, लेकिन उन्हें एक बड़े पत्थर का स्ट्रक्चर मिला जो पिलर से बने थे और उन पर शानदार कार्विंग्स थी। हर पिलर करीब 7 टन भारी था और लगभग 5 मीटर ऊंचा। पास एक अधूरा पिलर मिला जो 50 टन का था। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा मैसिव स्ट्रक्चर मिले, जिनमें से कुछ लगभग 30 मीटर चौड़े थे। ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमें स्टोनहिंज जैसी जगहों से मिलते हैं, लेकिन स्टोनहिंज 2500 बीसी का है और किसानों ने बनाया था। टेपे लगभग 9500 बीसी का है और इसे हंटर गैदरर ने बनाया था। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को यह मानना मुश्किल लगा, लेकिन बार बार की टेस्टिंग ने डेट और सोसाइटी दोनों को कन्फर्म कर दिया। इसका मतलब था कि फोर्जर्स की कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। अब सवाल उठता है, फोर्जर्स ने इतनी मेहनत से मॉन्यूमेंट क्यों बनाए? इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखता। ये न तो जानवर काटने की जगह थे, न बारिश से बचने के शेल्टर, और न ही शेरों से छिपने के हाइड आउट। लगता है इनका कोई कल्चर या रिलीजियस पर्पज रहा होगा, ऐसा पर्पज जिसके लिए हजारों लोग लंबे समय तक मिलकर काम करने को तैयार थे। यह तभी पॉसिबल था जब कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मौजूद हो। टेपे एक और रहस्य बताता है। साइंटिस्ट ने पाया कि एनकॉन व्हीट की डोमेस्टिकेशन इसी इलाके के पास कराचंग हिल से शुरू हुई। यह जगह टेपे से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यह कोइंसिडेंस होना मुश्किल लगता है। संभव है कि टेपे का कल्चरल सेंटर और व्हीट की डोमेस्टिकेशन आपस में जुड़ी हुई हो। शायद व्हीट इसलिए उगाई गई ताकि मंदिर बनाने वाले और उसे चलाने वाले लोगों को खाना मिल सके। यानी फार्मिंग नॉर्मल सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि रिलीजियस सेंटर को सपोर्ट करने के लिए शुरू हुई। आमतौर पर हम सोचते हैं पहले गांव बना, फिर बीच में मंदिर, लेकिन टेपे यह दिखाता है कि शायद पहले मंदिर बना और उसके चारों तरफ बाद में गांव।
ह्यूमंस और ग्रेन के बीच जो डील हुई थी वही एकमात्र समझौता नहीं था। इस तरह का एक और समझौता एनिमल्स के साथ भी हुआ, जैसे शीप, गोट, पिग्स और चिकन्स। धीरे धीरे इंसानों ने इन जानवरों की नेचुरल लाइफ को अपने फायदे के अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर दिया। शुरुआत शायद सिलेक्टिव हंटिंग से हुई हो। लोगों ने सीखा कि अगर वे केवल अडल्ट नर और बूढ़े या बीमार जानवरों को मारे और फर्टाइल फीमेल व छोटे बच्चों को छोड़ दे तो हर्ड लंबे समय तक बना रहेगा। फिर अगला कदम था हर्ड को प्रेडेटर से बचाना। लोग लायंस, वोल्स और दूसरे इंसानी ग्रुप्स को दूर भगाने लगे। इससे जानवरों पर इंसानों का कंट्रोल और बढ़ गया। धीरे धीरे लोगों ने जानवरों को नैरो जगह में इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उन्हें संभालना और प्रोटेक्ट करना आसान हो। इसके बाद असली डोमेस्टिकेशन शुरू हुई। जो जानवर ज्यादा एग्रेसिव या रिबेलियस होते थे उन्हें पहले मार दिया जाता था। जो ज्यादा ओबीडिएंट और शांत होते थे उन्हें जिंदा रखा जाता था और ब्रीडिंग का मौका मिलता था। हर जनरेशन में शीप और भी ज्यादा मोटी, ज्यादा सबमिसिव और कम क्यूरियस होती गई। इस तरह वाइल्ड शीप बदलकर डोमेस्टिकेटेड शीप बन गई। कभी कभी लोग छोटे लैम्प्स को पकड़कर पालते थे, उन्हें मोटा करते थे और मुश्किल समय में उन्हें मार देते थे। फिर ऐसे लैम्प्स के नंबर बढ़ते गए और धीरे धीरे पूरा सिस्टम फार्मिंग में बदल गया। इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से इंसानों को कई फायदे मिले। खाना मिला जैसे मीट, मिल्क और एग्स। रॉ मटेरियल मिले जैसे वूल और स्किन्स। मसल पावर मिली ट्रांसपोर्ट, प्लगिंग और ग्राइंडिंग के लिए। कुछ सोसाइटीज ऐसी बनी रही जहां प्लांट से ज्यादा एनिमल पर डिपेंड किया गया। ऐसी सोसाइटीज को पेस्टोरल सोसाइटीज कहा गया, जो मुख्य रूप से सिर्फ हर्डिंग पर आधारित थी। जैसे जैसे इंसान फैले वैसे वैसे उनके डोमेस्टिक एनिमल्स भी पूरी दुनिया में फैल गए। आज दुनिया में अरबों शीप, पिग्स, कैटल और चिकन्स हैं। चिकन तो अब तक का सबसे ज्यादा फैला हुआ पक्षी बन चुका है। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एनिमल बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि इनके डीएनए की कॉपीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एवोल्यूशन सक्सेस हैप्पीनेस नहीं देखता, यह केवल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन देखता है। असलियत यह है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल दुनिया के सबसे दुखी जीवों में से एक है। वाइल्ड चिकन्स और कैटल कई साल जी सकते थे, लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में मार दिया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक हिसाब से वही सही माना गया। अंडे देने वाली मुर्गी और मिल्क देने वाली गायें कभी कभी ज्यादा साल जीती है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल में होती है। उनकी फ्रीडम, इंस्टिंक्ट और डिजायर सब दबा दिए जाते हैं। जानवर नेचुरली खुली जगह में घूमना चाहते हैं, अपने जैसे दूसरे जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फार्मिंग सिस्टम में उन्हें केज, रोप्स और हार्नेस में बांध दिया गया। अनरूली बिहेवियर रोकने के लिए फार्मर ने कैस्ट्रेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे एग्रेशन कम हुआ और रिप्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल मिल गया। इस तरह डोमेस्टिकेशन जानवरों के लिए कंफर्ट नहीं बल्कि कंट्रोल और सफरिंग की कहानी बन गई। न्यू गिनिया की कई सोसाइटीज में किसी इंसान की वेल्थ इस बात से तय होती थी कि उसके पास कितने पिग्स हैं। इन्हें भागने से रोकने के लिए कुछ जगहों पर पिग्स की नाक का हिस्सा काट दिया जाता था। इससे उन्हें सूंघने में बहुत दर्द होता था, और क्योंकि पिग्स बिना सूंघे नया रास्ता ढूंढ सकते हैं नया खाना, वह पूरी तरह अपने ह्यूमन ओनर पर डिपेंड हो जाता था। न्यू गिनिया के कुछ इलाकों में तो पिग्स की आंखें तक निकाल दी जाती थी ताकि वे देख भी न सके कि कहां जा रहे हैं। यह उन्हें पूरी तरह हेल्पलेस और इंसानों पर डिपेंडेंट बना देता था। डायरी इंडस्ट्री में भी एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने तरीके हैं। काऊ, गोट, शीप सिर्फ बच्चे को जन्म देने के बाद ही मिल्क देती है और दूध तब तक बनता है जब तक बच्चा सकलिंग करता रहे। फार्मर को वह दूध चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहता कि पूरा दूध बछड़ा या किड पी जाए। इसीलिए कॉमन तरीका यह रहा है कि बच्चे को पैदा होते ही मार दिया जाए और माँ से सारा दूध निकाल लिया जाए। आज भी कई डेयरी फार्म्स में यही सिस्टम चलता है। एक मिल्क काऊ आमतौर पर सिर्फ 5 साल जीती है। इस दौरान वह लगभग लगातार प्रेग्नेंट रहती है। बछड़े पैदा होते हैं, मादा बछड़ियां अगली डेयरी काउज बनती हैं और नर बछड़े मीट इंडस्ट्री को दे दिए जाते हैं। एक और तरीका यह रहा है कि बच्चे को माँ के पास रखा जाए, लेकिन उसे ज्यादा दूध पीने से रोका जाए। कभी उसे सकलिंग शुरू करने दिया जाता और फिर उसे जोर से हटा दिया जाता था। कुछ ट्राइब्स इससे भी ज्यादा क्रूल तरीके अपनाते थे।
वे बच्चे को मारकर उसका चमड़ा भरते और उसे माँ के सामने रखते ताकि माँ को लगे कि उसका बच्चा पास है और दूध बनता रहे। हर सोसाइटी इतनी क्रूअल नहीं थी। कुछ एनिमल्स की लाइफ ठीक भी होती थी, जैसे वूल के लिए पाली गई शीप, पेट डॉग्स, कैट, वॉर हॉर्सेस और रेस हॉर्सेस। कुछ फार्मर्स अपने एनिमल से प्यार करते थे, जैसे कुछ स्लेव होल्डर्स अपने स्लेव से अफेक्शन रखते हैं। इसलिए राजाओं और प्रॉफिट खुद को शेफर्ड कहते थे और जनता को अपना फ्लोक बताते थे। लेकिन अगर हम शेफर्ड की नहीं बल्कि हर्ड की नजरों से देखें तो पिक्चर अभी डार्क दिखती है। एवोल्यूशन के हिसाब से ये एनिमल सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर उनका जीवन अक्सर दुख, पेन और कैप्टिविटी से भरा होता है। एक रेयर राइनासोर्स जो एक्सटिंक्शन के कगार पर है शायद उस बछड़े से ज्यादा खुश है जो पूरी जिंदगी एक छोटे से बॉक्स में बंद रहता है। यही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी सीख है। एवोल्यूशन सक्सेस और इंडिविजुअल हैप्पीनेस एक ही चीज नहीं है। प्लांट्स के मामले में शायद डीएनए कॉपी से सक्सेस मापना ठीक हो, लेकिन एनिमल्स और इंसानों के मामले में जिनके पास इमोशंस और फीलिंग्स है, हमें यह भी देखना होगा कि कलेक्टिव सक्सेस इंडिविजुअल सफरिंग की कीमत पर तो नहीं आया। चैप्टर 6 पिरामिड। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल घटनाओं में से एक है। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से इंसान प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस की राह पर चला, और कुछ का कहना है यहीं से इंसान नेचर से दूर होकर ग्रीड और एलाइनेशन की तरफ बढ़ा। सच जो भी हो, एक बात साफ है कि फार्मिंग शुरू होने के बाद वापस हंटर गैदर पर लौटना मुमकिन नहीं रहा। एग्रीकल्चर ने पॉपुलेशन को इतनी तेजी से बढ़ाया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सोसाइटी फिर से फोर्जर लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। करीब 10,000 BC में धरती पर 5 से 8 मिलियन नोमैडिक फोर्जर थे, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी तक फोर्जर घटकर सिर्फ 1 से 2 मिलियन रह गए, जबकि फार्मर्स के नंबर 250 मिलियन तक पहुंच चुके थे। ज्यादातर फार्मर्स परमानेंट सेटलमेंट में रहते, उनकी जमीन बहुत छोटी हो गई, जबकि हंटर गैदरर बहुत बड़ी टेरिटरीज में घूमते थे। फोर्जर्स के लिए होम पूरी लैंड होती थी, पहाड़, जंगल, नदी और खुला आसमान। लेकिन किसानों के लिए होम एक छोटा सा खेत और एक छोटा सा घर बन गया। धीरे धीरे मेरा घर और मेरी जमीन से जुड़ाव बहुत गहरा हो गया। यह बदलाव सिर्फ आर्किटेक्चर का नहीं था बल्कि साइकोलॉजी का भी था। अब इंसान ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता चला गया और पड़ोसियों से दूरी बढ़ने लगी। हंटर गैदरर नेचर में बहुत कम बदलाव करते थे, लेकिन फार्मर ने नेचर को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। उन्होंने जंगल काटे, कैनाल्स बनाए, खेत साफ किए, घर बनाए और फसलों की लाइनें लगाई। उनकी दुनिया एक आर्टिफिशियल आइलैंड बन गई जो वाइल्ड नेचर से अलग थी। फार्मर्स अपने खेतों और घरों को वीड्स और वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते थे, और आज तक यह लड़ाई चल ही रही है। चींटियां, तिलचट्टे, मकड़ियां और कीड़े मकोड़ों इंसान के घरों में घुसते हैं, और इंसान उन्हें भगाने या मारने के लिए जूते, झाड़ू और जहर तक का यूज करता है। लंबे समय तक यह आर्टिफिशियल दुनिया बहुत छोटी रही। धरती का कुल एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन 1400 AD तक फार्मिंग सिर्फ 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर ही सिमटी हुई थी, यानी पूरी धरती का सिर्फ 2% हिस्सा। बाकी जमीन बहुत ठंडी, बहुत गर्म, बहुत सूखी या बहुत गीली थी, जहां खेती पॉसिबल ही नहीं थी। इसी छोटे से 2% हिस्से पर इंसानी हिस्ट्री लिखी गई। फार्मर्स के लिए अपने आर्टिफिशियल आइलैंड को छोड़ना बहुत मुश्किल था। घर, खेत और अनाज के भंडार छोड़ने का मतलब सर्वाइवल को खतरे में डालना। समय के साथ उनके पास ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा होता गया जो आसानी से कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। आज हमें एंशिएंट फार्मर गरीब लग सकते हैं, लेकिन सच यह है कि एक फार्मर फैमिली के पास पूरे फोर्जर ट्राइब से ज्यादा सामान और ऑब्जेक्ट होते थे। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में जगह कम होती गई, वैसे वैसे एग्रीकल्चर का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। फोर्जर्स आमतौर पर अगले हफ्ते या अगले महीने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि वे हैंड टू माउथ पर जीते थे।
फ्यूचर को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं था, इसीलिए बेकार की चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। किसान की लाइफ बिल्कुल अलग थी। उन्हें हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर जीना पड़ता था। खेती एक सीजनल सिस्टम पर चलती थी, जिसमें महीनों तक मेहनत होती थी और हार्वेस्ट का समय बहुत छोटा होता था। आज खाना होने के बाद भी उन्हें अगले साल की चिंता करनी पड़ती थी। उनकी परेशानी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी, बल्कि अनसर्टेनिटी की वजह से भी थी, क्योंकि गांव कुछ ही क्रॉप्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। इसलिए ड्रोट, फ्लड या बीमारी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। इसीलिए फार्मर को हमेशा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ता था, स्टोरेज बनानी पड़ती थी। अगर अनाज, तेल और सूखा खाना जमा नहीं होता तो बुरे सालों में भूख तय थी। इस तरह एग्रीकल्चर ने फ्यूचर को ह्यूमन माइंड के सेंटर में ला दिया। बारिश आने से पहले किसान आसमान की तरफ देखते थे, हवा को महसूस करते थे और बादलों को खोजते थे। नदियों के किनारे रहने वाले लोग पानी के लेवल पर नजर रखते थे, क्योंकि कम पानी भी नुकसान था और ज्यादा पानी तबाही। फॉर्जर्स फ्यूचर को कम सोचते थे, क्योंकि वे उसे बदल नहीं सकते थे। फार्मर्स फ्यूचर को ज्यादा सोचते थे, क्योंकि वे उसे बदल सकते थे। वे और खेत साफ कर सकते थे और कैनाल्स खोद सकते थे और ज्यादा बो सकते थे। इसी वजह से फार्मर की लाइफ टेंशन और मेहनत से भरी होती गई। लेकिन इस एक्स्ट्रा मेहनत का फायदा ज्यादातर फार्मर्स को नहीं मिला। हर जगह रूलर्स और एलिट पैदा हो गए, जो पीजेंट्स के सरप्लस फूड पर जीते थे। किंग्स, सोल्जर, प्रीस्ट, आर्टिस्ट और थिंकर्स वही लोग थे जिनके लिए फूड पैदा किया जाता था। हिस्ट्री दरअसल कुछ लोगों ने बनाई, जबकि बाकी लोग खेत जोतते रहे। फूड सरप्लस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गांव टाउन्स बने, टाउन सिटीज बने और सिटीज किंगडम में बदले। लेकिन सिर्फ खाना और सड़कें काफी नहीं थी। लोगों को यह भी तय करना था कि जमीन कैसे बटे, झगड़े कैसे सुलझे और संकट में क्या किया जाए। यही वह जगह थी जहां इमेजिन्ड ऑर्डर आया। इंसान छोटे ग्रुप्स में जीने के लिए बना था, मिलियंस में कोऑपरेट करने के लिए नहीं। लेकिन शेयर स्टोरीज और बिलीफ ने यह मुमकिन बना दिया। पहले मिथ सिर्फ छोटे ग्रुप्स को जोड़ते थे, अब वही मिथ बड़े गॉड, नेशन और सिस्टम बन गए। रिलीजन, किंगडम, मनी और लॉ जैसे आइडियाज ने स्ट्रेंजर्स को आपस में जोड़ दिया। 8500 बीसी में जेरिको जैसे गांव में कुछ 100 लोग रहते थे। 7000 बीसी तक कैटल होइक जैसे टाउन में 5000 से 10,000 लोग रहने लगे। 3100 बीसी तक इजिप्ट जैसे किंगडम बन गए। 200 बीसी में अकेडियन एम्पायर बना, जिसमें लाखों लोग थे, और बाद में पर्शियन, रोमन और चाइनीज एम्पायर आए। क्वीन डायनेस्टी ने चाइना को यूनाइट किया, रोम ने पूरे मेडिटेरियन को जोड़ा। इन एम्पायर्स ने टैक्स लिया, आर्मीज बनाई और ब्यूरोक्रेसी खड़ी की। यह सब ह्यूमन इमेजिनेशन की ताकत से हुआ। बायोलॉजी ने हमें स्मॉल ग्रुप्स के लिए बनाया था, लेकिन स्टोरीज, बिलीफ और सिस्टम ने हमें मिलियंस में जीना सिखा दिया। मास कोऑपरेशन नेटवर्क इंप्रेसिव जरूर थे, लेकिन उन्हें रोमांटिक बनाकर देखना एक इल्यूजन है। कोऑपरेशन सुनने में एल्ट्रुइस्टिक लगता है, पर असल में ज्यादातर कोऑपरेशन वॉलंटरी नहीं था और ना ही इक्वल था। अक्सर ये सिस्टम ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन पर टिके थे। इन बड़े नेटवर्क्स की कीमत पीजेंट्स ने चुकाई। किसान अपनी मेहनत से एक्स्ट्रा फूड पैदा करते थे और वही टैक्स के रूप में छिन जाता था। एक साल की मेहनत इंपीरियल ऑर्डर के एक स्ट्रोक से खत्म हो जाती थी। रोमन एम्पी थिएटर्स जैसे फेमस स्ट्रक्चर स्लेव से बनाए गए, ताकि अमीर लोग दूसरे स्लेव्स को मरता हुआ देख सके। प्रिजन और कंसंट्रेशन कैंप्स भी कोऑपरेशन नेटवर्क ही थे, जो तभी चल सकते थे जब हजारों लोग मिलकर काम करें। ये सारे सिस्टम इमेजिन्ड ऑर्डर पर टिके थे। इनकी नींव न इंस्टिंक्ट पर थी, न पर्सनल पहचान पर, बल्कि शेयर्ड मिथ पर थी। लोग किसी कहानी पर यकीन करते थे और वही कहानी सोसाइटी को जोड़े रखती थी। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम्मुराबी का कोड है। 1776 बीसी में बेबीलोन दुनिया की सबसे बड़ा सिटी था और एम्पायर में लाखों लोग रहते थे। हम्मुराबी का कोड लॉ का एक कलेक्शन था, जिसका मकसद राजा को जस्ट रूलर के रूप में दिखाना और पूरे एम्पायर में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना था।
इस कोड की शुरुआत में कहा गया, देवताओं ने हम्मुराबी को जस्टिस फैलाने और स्ट्रॉन्ग को वीक पर जुल्म करने से रोकने के लिए चुना है। यानी कानूनों को डिवाइन अथॉरिटी से जोड़ा गया ताकि लोग उन्हें नेचुरल और सेक्रेड माने। कोड में लगभग 300 रूल्स थे जो कहते थे अगर ये हुआ तो सजा ये होगी, लेकिन ये रूल्स बराबरी पर आधारित नहीं थे। अगर एक सुपीरियर आदमी किसी सुपीरियर को नुकसान पहुंचाए तो उसे वही नुकसान झेलना पड़ता था, लेकिन अगर वही काम कोई कॉमन या स्लेव के साथ होता तो सजा सिर्फ पैसों में होती थी। फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर की आंख फोड़ने पर आंख फोड़ दी जाएगी, कॉमन की आंख फोड़ने पर आपको सिल्वर देना होगा और स्लेव की आंख फोड़ने पर उससे भी कम सिल्वर देना होगा। यही हाल औरतों के मामलों में भी था। सुपीरियर वुमेन, कॉमन वुमेन और स्लेव वुमेन की लाइफ की वैल्यूज अलग अलग मानी गई। एक ही अपराध के लिए सजा स्टेटस के हिसाब से बदल जाती थी। इससे साफ दिखता है कि हम्मुराबी का कोड जस्टिस से ज्यादा हायरार्की को मजबूत करता था। यह एक ऐसा मिथ था जो इनइक्वालिटी को नेचुरल ऑर्डर की तरह पेश करता था। यानी इमेजिन ऑर्डर लोगों को जोड़ता जरूर था, लेकिन यह ऑर्डर इक्वालिटी नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल पर बना था। हम्मुराबी अपने लॉज लिखने के बाद खुद को एक आइडियल और जस्ट किंग घोषित करता है। वह कहता है कि उसने देवताओं के आदेश से लोगों को सही रास्ता दिखाया और सोसाइटी को ट्रूथ और प्रॉपर लाइफ की दिशा में चलाया। उसके अकॉर्डिंग बेबीलोन का सोशल सिस्टम डिवाइन जस्टिस पर डिपेंड था और उसे मानना हर इंसान का कर्तव्य था। हम्मुराबी के कोड में हायरार्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लोगों को 3 क्लास में बांटा गया, सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव। साथ ही जेंडर के आधार पर भी वैल्यू अलग अलग तय की गई। एक फीमेल कॉमन की लाइफ की कीमत 30 सिल्वर शेकल्स थी, स्लेव वुमेन की 20, जबकि एक मेल कॉमन की आंख की कीमत 60 सिल्वर शेकल्स मानी जाती थी। यानी इंसान की वैल्यू उसकी क्लास और जेंडर से तय होती थी। फैमिली के अंदर भी हायरार्की थी। बच्चों को इंडिपेंडेंट इंसान नहीं बल्कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी माना जाता था। इसलिए अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की बेटी को मार देता तो पुनिशमेंट में उसकी अपनी बेटी को मार दिया जाता था। आज यह हमें अजीब लग सकता है, लेकिन उस सोसाइटी के लिए परफेक्ट जस्टिस था। हम्मुराबी का मानना था अगर लोग इस हायरार्की को एक्सेप्ट कर लें तो लाखों लोग एक साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। फूड प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिक्योरिटी बनेगी और एम्पायर ग्रो करेगा। 3500 ईयर्स बाद 1776 में अमेरिका की कॉलोनीज ने ब्रिटिश किंग से आजादी की घोषणा की। उन्होंने भी यूनिवर्सल और एटर्नल जस्टिस की बात की, लेकिन उनका प्रिंसिपल बेबीलोन से बिल्कुल उल्टा था। अमेरिकन डिक्लेरेशन कहती है सारे इंसान बराबर पैदा हुए हैं और उन्हें लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस की परस्यू का अधिकार है। हम्मुराबी और अमेरिकन्स दोनों ने डिवाइन इंस्पिरेशन की बात की। दोनों ने कहा कि उनका सिस्टम जस्टिस पर आधारित है और दोनों ने फ्यूचर जनरेशन को अपनी बात सिखाई। पर यहाँ एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। बेबीलोन कहता था लोग अनइक्वल हैं, अमेरिका कहता है सब इक्वल है। दोनों खुद को सही मानते हैं और दूसरे को गलत। असल में प्रॉब्लम यह है कि इक्वालिटी और हायरार्की दोनों ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये दोनों सेपियंस की इमेजिनेशन में बनी बस स्टोरीज हैं। यूनिवर्सल जस्टिस जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करता है, नेचर में नहीं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो इंसान क्रिएटेड नहीं हुए, इवॉल्व हुए हैं और एवोल्यूशन इक्वालिटी पर नहीं डिफरेंस पर चलता है। हर इंसान अलग जीन्स लेकर पैदा होता है और अलग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है। इसीलिए क्रिएटेड इक्वल का मतलब बायोलॉजिकल कोई सेंस नहीं बनाता। बायोलॉजी में राइट्स जैसी कोई चीज नहीं होती। बर्ड्स उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पंख हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें उड़ने का राइट मिला है। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता क्योंकि एवोल्यूशन में उसने यह एबिलिटी खो दी। लिबर्टी भी बायोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर में फ्री और अनफ्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह प्योरली ह्यूमन इमेजिनेशन की क्रिएशन है। हैप्पीनेस भी बायोलॉजी के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस सिर्फ प्लेजर को मेजर कर सकती है, हैप्पीनेस को नहीं। इसीलिए अगर अमेरिकन डिक्लेरेशन की फेमस लाइन को बायोलॉजी की भाषा में बदल जाए तो वह कुछ यूं होगी। हम मानते हैं कि सभी इंसान अलग अलग इवॉल्व हुए हैं।
वे कुछ बदलने वाली क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं और उनमें लाइफ और प्लेजर का परस्यू शामिल है। यानी हम्मुराबी और अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स दोनों ने जो सिस्टम बनाए वे नेचर के एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं थे, बल्कि पावरफुल मिथ थे जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़कर कोऑपरेशन पॉसिबल बनाते थे। इक्वालिटी और ह्यूमन राइट के सपोर्टर इस बात से नाराज हो सकते हैं। वे कह सकते हैं कि हमें पता है कि बायोलॉजिकल लोग इक्वल नहीं हैं, लेकिन अगर हम मान लें कि एसेंस में सब बराबर हैं, तो हम सब एक स्टेबल और प्रोस्परस सोसाइटी बना सकते हैं। और यही बात इमेजिन ऑर्डर का असली मतलब है। हम किसी सिस्टम में इसीलिए विश्वास नहीं करते कि वह ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर विश्वास करने से कोऑपरेशन पॉसिबल हो जाता है। इमेजिन ऑर्डर कोई धोखा या इल्यूजन नहीं है, बल्कि यह वह तरीका है जिससे लाखों इंसान एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। यही लॉजिक हम्मुराबी भी दे सकता था। वह कह सकता था उसे पता है कि लोग नेचुरली सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव नहीं होते, लेकिन अगर सोसाइटी ऐसा मान ले तो एक स्टेबल सिस्टम बन सकता है। यह सोच कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि ह्यूमन राइट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अगर लोग मान ले कि यह भी एक इमेजिनेशन है, तो डर पैदा होता है कि कहीं सोसाइटी कोलैप्स न हो जाए। नेचुरल लॉ जैसे ग्रेविटी स्टेबल होते हैं, चाहे हम माने या ना माने ग्रेविटी काम करती रहेगी। लेकिन इमेजिन ऑर्डर फ्रेजाइल होते हैं, वे मिथ पर टिके होते हैं, और जैसे ही लोग उन मिथ पर विश्वास करना छोड़ते हैं, सिस्टम हिलने लगता है। इसीलिए इमेजिन ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कभी एजुकेशन के जरिए, कभी रिलीजन के जरिए और कभी वॉयलेंस के जरिए। आर्मी, पुलिस, कोर्ट और प्रिजन इसी काम के टूल हैं। कानून अपने आप नहीं चलते, उन्हें लागू करने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन सिर्फ फोर्स से कोई सिस्टम नहीं टिक सकता। कुछ ट्रू बिलीवर्स जरूरी हैं। जैसे एक प्रीस्ट कई सोल्जर से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वह लोगों के माइंड में बिलीफ पैदा करता है। अगर सोल्जर, जज और पुलिस खुद ही सिस्टम में विश्वास न करे, तो वे उसे क्यों बचाएंगे? वॉयलेंस को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बिलीफ चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल एलीट का है। अगर एलीट खुद किसी सिस्टम में विश्वास नहीं करते, तो वह उसे क्यों बनाए रखेंगे? सिर्फ ग्रीड इसका जवाब नहीं है, क्योंकि एक ट्रू साइकिनिक को वेल्थ, पावर और एम्पायर बनाने में कोई मीनिंग नहीं दिखेगा। कई फिलोसफर्स ने दिखाया कि कम से कम में भी इंसान खुश रह सकता है। इसीलिए साइनिक्स एम्पायर नहीं बनते, एम्पायर स्टेट और सिस्टम हमेशा बिलीवर्स बनाते हैं। क्रिश्चियनिटी 2000 साल इसलिए टिकी रही क्योंकि प्रीस्ट और बिशप्स ने सच पे उस पर विश्वास किया। अमेरिकन डेमोक्रेसी इसलिए टिकी है क्योंकि प्रेसिडेंट और लीडर्स ह्यूमन राइट में मानते रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इसलिए चल रही है क्योंकि बैंकर्स और इन्वेस्टर कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं। इमेजिन ऑर्डर तभी सर्वाइव कर सकता है जब सोसाइटी के बड़े हिस्से, खासकर एलीट और सिक्योरिटी सिस्टम, उस पर दिल से भरोसा करते हों। इमेजिन ऑर्डर पर लोगों को विश्वास दिलाने का पहला नियम यही होता है कि कभी यह स्वीकार ही न किया जाए कि यह ऑर्डर इमेजिन्ड है। हमेशा यह कहा जाता है कि सोसाइटी को चलाने वाला सिस्टम किसी इंसान की सोच नहीं, बल्कि भगवान या नेचर के लॉ से बना है। लोग अनइक्वल है इसलिए नहीं कि हम्मुराबी ने किया, बल्कि इसलिए कि एनिलिल और मार्डुक ने ऐसा तय किया। लोग इक्वल हैं इसलिए नहीं कि थॉमस जेफरसन ने लिखा, बल्कि इसलिए कि गॉड ने उन्हें बराबर बनाया। फ्री मार्केट अच्छा है इसलिए नहीं कि एडम स्मिथ ने कहा, बल्कि इसलिए कि यही नेचर का इम्यूटेबल लॉ है। इसके बाद लोगों को बचपन से ही ट्रेन किया जाता, स्टोरीज, पेंटिंग, सॉन्ग, ड्रामा, रूल्स, यहाँ तक कि फूड हैबिट्स तक में इमेजिन ऑर्डर घुसा दिया जाता। लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जाता जहां यह बिलीफ दिखाई न दे। आज इक्वालिटी में विश्वास है, इसलिए रिच और पुअर दोनों जीन्स पहनते हैं। मिडिल एजेस में क्लास डिवीजन में विश्वास था, इसलिए नोबल कभी पीजेंट्स के कपड़े नहीं पहनता था। तब सर या मैडम कहलाना एक रेयर और ब्लड से कमाया गया सम्मान था। आज हर लेटर डियर सर और मैडम से शुरू होता है। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज इस बात को समझाती है कि इमेजिन ऑर्डर कैसे डेली लाइफ में घुल जाता है। 3 बड़ी वजह हैं जिनसे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जिस सिस्टम में वे जी रहे हैं वह उनकी इमेजिनेशन की देन है।
सबसे पहली वजह यह है कि इमेजिन ऑर्डर मटेरियल वर्ल्ड में एम्बेड हो जाता है। वह सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि पत्थर, लकड़ी और सीमेंट में बदल जाता है। आज वेस्टर्न सोसाइटीज को इंडिविजुअलिज्म पर विश्वास है। यह माना जाता है कि हर इंसान की वैल्यू उसके अंदर से आती है, दूसरों की राय से नहीं। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कोई मजाक उड़ाए तो इग्नोर करो, तुम्हारी वर्थ तुम्हें खुद पता है, दूसरों को नहीं। यह बिलीफ मॉडर्न हाउसेज में भी दिखता है। हर बच्चे का अपना अलग रूम होता है, डोर होता है, कभी लॉक भी होता है। पेरेंट्स भी नॉक करके अंदर जाते हैं। रूम बच्चा अपनी मर्जी से सजाता है। ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा नेचुरली खुद को इंडिविजुअल मानता है। उसकी पहचान अंदर से आती है, बाहर से नहीं। मिडिल एजेस में ऐसा नहीं था। तब इंडिविजुअलिज्म नहीं, हायरार्की थी। इंसान की वैल्यू उसकी सोशल पोजीशन से तय होती थी। लोग क्या कहते हैं, यही सबसे बड़ा सच था। मिडिवल कैसल में प्राइवेट रूम नहीं होते थे। नोबल का बेटा कई लड़कों के साथ एक हॉल में सोता था। वह हमेशा लोगों की नजर में रहता। हर समय उसे सोचना पड़ता था कि लोग क्या देख रहे हैं और क्या कहेंगे। ऐसे माहौल में पलने वाला इंसान नेचुरली यह मानता था कि उसकी वैल्यू उसकी रैंक और रेपुटेशन से आती है, उसके अंदर से नहीं। एंशिएंट इजिप्ट की एलिट की तरह लगभग हर कल्चर के लोग अपनी पूरी लाइफ किसी न किसी तरह के पिरामिड बनाने में लगा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन पिरामिड के नाम, शेप और साइज बदल जाते हैं। कहीं यह पिरामिड एक स्विमिंग पूल और ग्रीन लॉन वाला बंगलो होता है, तो कहीं एक शाइनिंग पेंट हाउस जहां से शानदार व्यू दिखता है। बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर वे इन पिरामिड की चाक क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर लोग उन मिथ को ही सच मान लेते हैं जो उनके अंदर यह डिजायर पैदा करते हैं। इमेजिन ऑर्डर की एक और खास बात यह है कि वह इंटर सब्जेक्टिव होता है। मान लो बहुत बड़ी कोशिश करके मैं खुद को एक इमेजिन ऑर्डर से आजाद कर भी लूं, तब भी मैं अकेला हूं। ऑर्डर तभी बदलेगा जब लाखों लोग मेरे साथ मिलकर सोचें, क्योंकि इमेजिन ऑर्डर सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं बल्कि हजारों और करोड़ों लोगों के शेयर्ड इमेजिनेशन में रहता है। इसे समझने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटर सब्जेक्टिव का फर्क जानना होगा। ऑब्जेक्टिव चीजें इंसान के बिलीफ से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी। लोग माने या ना माने वह एग्जिस्ट करती है, असर डालती है। मैरी क्यूरी को नहीं पता था कि रेडियो एक्टिविटी उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी उसकी वजह से उनकी मौत हुई। सब्जेक्टिव रियलिटी एक इंसान की सोच पर डिपेंड करती है। जैसे बच्चे का इमेजिनरी फ्रेंड, वह सिर्फ उस बच्चे के दिमाग में होता है। जब बच्चा बड़ा होकर उस पर विश्वास करना छोड़ देता है तो वह फ्रेंड भी खत्म हो जाता है। इंटर सब्जेक्टिव चीजें बहुत सारे लोगों के शेयर्ड बिलीफ से बनती है। अगर एक इंसान बिलीफ बदल ले या मर जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लाखों लोग बिलीफ बदल ले तो वह चीज या तो बदल जाती है और या खत्म हो जाती है। लो, मनी, गॉड्स और नेशन जैसी चीजें इसी कैटेगरी में आती है। पिजोट कंपनी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। यह सिर्फ सीईओ की इमेजिनेशन नहीं, यह लाखों लोगों की शेयर्ड इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। बोर्ड मेंबर, लॉयर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर सब इसके एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। अगर सीईओ ही मानना छोड़ दे तो कंपनी खत्म नहीं होगी, बल्कि उसे मानसिक हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा और कोई और उसकी जगह ले लेगा। ठीक वैसे ही डॉलर, ह्यूमन राइट और यूनाइटेड स्टेट्स भी करोड़ों लोगों का शेयर्ड बिलीफ से एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक इंसान इन्हें न माने तो भी यह खत्म नहीं होंगे। इन्हें बदलने के लिए अरबों लोगों को एक साथ सोच बदलनी पड़ेगी, जो आसान नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी या रिलीजन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी लोगों को किसी नए मिथ पर विश्वास करना पड़ता है। यानी एक इमेजिन ऑर्डर को तोड़ने के लिए पहले एक नया इमेजिन ऑर्डर बनाना पड़ता है। पिजोट को खत्म करने के लिए फ्रेंच लीगल सिस्टम पर भरोसा चाहिए। फ्रेंच लीगल सिस्टम को तोड़ने के लिए फ्रेंच स्टेट पर, और स्टेट को तोड़ने के लिए उससे भी बड़ी किसी इमेजिनेशन पर। इसका मतलब है कि इमेजिन ऑर्डर से पूरी तरह बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम एक प्रिजन तोड़कर भागते हैं तो असल में हम एक और बड़े प्रिजन के कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं।